आज अपन चालू करेंगे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर। तो इसमें फर्स्ट वाला पार्ट है अपना शेयर कैपिटल रिलेटेड एलिमेंट्स। तो फर्स्ट शेयर कैपिटल, फर्स्ट पॉइंट टैली करेंगे पीरियड एंड के शेयर कैपिटल को टू प्रीवियस ईयर। ऑथराइज इशू पेड अप जो भी है उसको हम लोग टैली करने वाले। इफ देयर इज नो चेंज देन ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द सीएस दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। अगर चेंज है तो वेरीफाई करेंगे पेड अप विद इन ऑथराइज लिमिट, चेक फ्रॉम एओए एंड एमओए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर फ्रेश इशू किया है तो चेक करेंगे कंप्लायंस विद कंपनी एक्ट विद रिगार्ड टू रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, पेमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कमीशन एटसेट्रा। चेक शेयर इशू फॉर कैश या फिर फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन। इफ नो, चेक करना है कि वेदर नो शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। इफ देयर इज इंक्रीज इन द शेयर कैपिटल देन कैलकुलेट द फी एंड स्टैम्प ड्यूटी पेबल टू एमसीए। फिर नेक्स्ट, कंप्लायंस विद सभी रेगुलेशन एंड गाइडेंस। फॉर्म एसेट 7, नेक्स्ट पॉइंट फॉर्म एसेट 7 फॉर्म पास 3 ये फाइल करना है एमसीए के साथ। इफ देयर इज शेयर कैपिटल चेंजेस तो फॉर्म एसेट 7, और अगर शेयर अलॉटमेंट तो फॉर्म पास 3। सर ने इसकी ट्रिक बताई थी कि अगर हम लोग को चेंज करना है, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उसको अगर रिलेशनशिप में लाके शादी करनी है तो चेंज होगा, उसके लिए 7 फेरे लेने पड़ेंगे। तो फॉर्म एसेट 7 शेयर कैपिटल चेंजेस ये फाइल हुआ एमसी के साथ। फॉर्म पास 3 मतलब शेयर अलॉट करना है तो उसके लिए 3 लोगों को पास बुलाना पड़ेगा, तो फॉर्म पास 3। फिर लास्ट पॉइंट, फॉर्म FCGPR फाइल विद RBI FDI बाय NRI। तो फिर FCGPR का बताया था सर ने, फॉरेन कंपनी गाँव में जाके PR करवाएगी। FCGPR फाइल विद RBI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय NRI। फिर नेक्स्ट टॉपिक है शेयर इशूड एट अ प्रीमियम। इसका सर ने बताया था BB सर की बातों को राइट ऑफ नहीं करना, प्रीमियम टीचर है। एप्लीकेशन ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पर्पस। तो पहला पॉइंट आएगा BB सर, मतलब कि फॉर परचेस ऑफ ओन शेयर और सिक्योरिटीज दैट इज बाय बैक। फिर राइटिंग ऑफ फर्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर। फिर फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। लास्ट पॉइंट, टुवर्ड्स इशू ऑफ अनइश्यूड शेयर एज टैली पेड बोनस शेयर। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑडिटर क्या क्या वेरीफाई करने वाला है। ऑडिटर टू वेरीफाई वेदर प्रीमियम रिसीव्ड इज ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, वेदर एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम ओनली फॉर द पर्पस ऑफ द मेंशन्ड अबव। फिर नेक्स्ट है अपना शेयर इशूड एट डिस्काउंट, सेक्शन 53। इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट पे किया तो वॉइड, लेकिन उसके एक्सेप्शन है 2, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर या फिर इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर व्हेन द डेट इज कन्वर्टेड इन परसेंस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान और डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। और अगर इसका वो मतलब पालन नहीं किया तो पेनल्टी, ऑफिसर एंड कंपनी liable for lower of the amount authorized or 5 lakh rupees whichever is lower, and refund money with 12% per annum interest from the rate of issue of share। ऑडिटर को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा मूवमेंट इन द शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, कितना ऊपर नीचे जो भी हुआ। वेरीफाई करने की नो इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, रीड मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑथराइजिंग द इशू ऑफ शेयर कैपिटल। वेरीफाई करना है शेयर इशूड एट डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर्स व्हेन डेट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। ये किसके इस पे होना चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन और डायरेक्शन इशूड बाय द RBI। फिर नेक्स्ट है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, सेक्शन 54। इक्विटी शेयर्स इशूड टू एम्प्लॉय, मतलब ये वाला जो है रैंक पारी पास विद इक्विटी शेयर, अगर हम लोग स्वेट इक्विटी करें तो उसकी राइट्स भी इक्विटी शेयर की तरह ही होगी। इक्विटी शेयर इशू टू एम्प्लॉय या फिर डायरेक्टर एट डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल इन नेचर इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और वैल्यू एडिशंस। इसका ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या है वैल्यू ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स का। पहला, स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया है तो वो क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड एंड द फॉलोइंग कंडीशन हैव बीन कंप्लाइड, मतलब जो इशू कर रहे हैं वो उसी क्लास का होना चाहिए और उसके लिए फॉलोइंग कंडीशन हम लोग को अप्लाई करनी है। पहला इशू ऑथराइज होना चाहिए बाय स्पेशल रिजोल्यूशन जो कंपनी पास करेगी। फिर रिजोल्यूशन स्पेसिफाई करेगा नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन इफ एनी, क्लास और क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस जो भी है, एंड लास्ट वाला इफ इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड तो लिस्टेड शुड बी एज पर रेगुलेशन ऑफ सेबी, और अगर लिस्टेड नहीं है
तो शुड बी एज पर द रूल प्रिस्क्राइब। फिर लास्ट वाला पार्ट रिडक्शन ऑफ कैपिटल। रिडक्शन ऑफ कैपिटल सेक्शन 66, उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला वेरीफाई करना है शेयर होल्डर ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है कि नहीं, एओए ऑथराइज्ड है कि नहीं रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए, एमओए सब सूटेबली अल्टर कर चुके हैं कि नहीं, वेरीफाई करना है मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर नीड टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन प्लस प्रपोजल सर्कुलेटेड इन एडवांस, चेक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट एज रिगार्ड टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल, वाउच करना है अकाउंटिंग एंट्रीज, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स जो भी है उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है कि नहीं, एग्जामाइन ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल कंफर्मिंग रिडक्शन, वेरीफाई ऑल कंडीशन कंप्लाइड एज इम्पोज्ड बाय द ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट है शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर। इसके लिए हम लोग को पहले इंश्योर करना है फॉलोइंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंप्लाई हुआ है कि नहीं। पहला नंबर एंड द अमाउंट ऑफ शेयर ऑथराइज कितना है, नंबर ऑफ शेयर इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, पार वैल्यू पर शेयर क्या है, रिकंसिलिएशन ऑफ द नंबर ऑफ शेयर जो आउटस्टैंडिंग है, राइट प्रेफरेंस एंड रिस्ट्रिक्शन अटैचिंग टू ईच क्लास ऑफ शेयर क्या क्या है, शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास इन द कंपनी हेल्ड and the holding company and its ultimate holding company, share in the company held by each shareholder जो होल्डिंग मोर देन 5%, अगर कोई 5% से ज़्यादा होल्ड कर रहा है तो वो डिस्क्लोज करना है, शेयर रिजर्व फॉर इशू अंडर ऑप्शन फॉर द पीरियड ऑफ 5 years immediately preceding the date as to the balance sheet is prepared, aggregate number and class of share allotted as fully paid up contract, second aggregate number and class of shares allotted as fully paid up by way of bonus shares, aggregate number and class of shares bought back। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट टर्म्स ऑफ एनी सिक्योरिटी जो कन्वर्टेबल है इनटू इक्विटी, प्रीफरेंस शेयर इशूड, कॉल्स अनपेड है तो शोइंग एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कॉल्स अनपेड बाय डायरेक्टर या फिर ऑफिसर, फॉरफिटेड अमाउंट ओरिजिनली पेड अप, फॉरफिटेड मतलब कि अमाउंट ओरिजिनली पेड अप, अ कंपनी शैल डिस्क्लोज शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स एज बिलो, ऐसा नंबर टोटल, फिर प्रमोटर का नाम, नंबर ऑफ शेयर, परसेंटेज ऑफ द शेयर्स, फिर लास्ट वाला परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके लिए हम लोग हैंड रिटन नोट्स नहीं यूज़ कर रहे, तो स्टार्ट करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहले इसकी कुछ थियोरी है उसको रीड कर लेंगे। रिजर्व्स आर द अमाउंट जो अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट आर नॉट इंटेंडेड, ये सब रिजर्व इसके लिए यूज नहीं होते, नॉट इंटेंडेड टू मीट एनी लाइबिलिटी, कंटिजेंसी, कमिटमेंट और डिमिनिशन in the value of asset known to exist at the date of the balance sheet. Reserves are a vital source of financing by internal means. उसके बाद the reserves can be segregated, मतलब उसके type segregated as revenue और capital reserves. Revenue reserve represent करता है profit that are available for distribution to the shareholder or below purpose such as पहला to supplement divisible profit in the lean years, मतलब कि जो ईयर में ग्रोथ नहीं है वहाँ पे सप्लीमेंट करेगा। सेकेंड टू फाइनेंस द एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, थर्ड टू ऑगमेंट द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस, फोर्थ टू जनरली स्ट्रेंथन द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। कैपिटल रिजर्व्स क्या है, कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंट करता है रिजर्व विच डज नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट रिगार्डेड एज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, दे कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ओनली सर्टन लिमिटेड पर्पज। इट मे बी नोटेड दैट इफ अ कंपनी अप्रोप्रिएट रेवेन्यू प्रॉफिट फॉर बीइंग क्रिएटेड to the asset replacement reserve with the objective that these are to be used for a capital purpose, तो उस रिजर्व्स को हम लोग बोलेंगे नेचर ऑफ कैपिटल रिजर्व। मतलब अगर कोई पैसा है जो हम लोगों ने कोई कैपिटल पर्पस के लिए उसको रिजर्व में डाल के रखा है तो उसको रेवेन्यू रिजर्व या फिर कैपिटल रिजर्व बोलेंगे, ऐसा पूछ सकते हैं। तो अपना आंसर है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम द कैपिटल प्रॉफिट्स अर्न्ड थ्रू सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स एज ए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। फिर अपना ऑडिट प्रोसीजर, एग्जिस्टेंस टू स्टैब्लिश एग्जिस्टेंस ऑफ रिजर्व सरप्लस एट द पीरियड एंड, मतलब उसे में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ऑडिट प्रोसीजर है पहला ट्रेस एंड टैली द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एडिशन और यूटिलाइजेशन इन द करंट ईयर। हम लोग को फॉलोइंग प्रोसीजर करना है जो कि कंप्लीटनेस के बारे में है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, ट्रेस द मूवमेंट ऑफ सरप्लस और डेफिसिट, द मूवमेंट शुड बी ट्रेस्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द इक्विटी। ये 3 पॉइंट कंप्लीटनेस के थे, मतलब जो सपोज टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड, ऐसा कंप्लीटनेस का मीनिंग। फिर उसके बाद वैल्यूएशन, दिस हैव बीन वैल्यूड अप्रोप्रिएटली, इसका मतलब वैल्यूएशन। फर्स्ट वेरीफाई करना है द रिजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
एंड यहाँ पे लिखा है AS4 रिवाइज और Ind AS 10 if dividend to holder of equity instrument are proposed or declared after the balance sheet date. Third, security premium. It need to be confirmed that the company has issued shares in excess of the nominal value of the shares. ये सब valuation का part था. अब disclosure, required disclosure for the reserves and surplus have been appropriately made. Ensure whether the following disclosure requirement of Schedule 3 Part 1 of the Company Act have been complied with. इसमें अपने को रिजर्व्स के बारे में लिखना है कि वो कैसे क्लासिफाई हो रहा है. CR कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, CRR सिक्योरिटी प्रीमियम, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, DRR डिवैल्यूएशन रिजर्व, RR अदर रिजर्व सरप्लस. फिर इसमें और रिजर्व स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेड बाय द ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट. ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट मतलब कि स्पेसिफिक पर्पज या फिर प्रोजेक्ट के लिए जो लेते हैं. शैल बी टर्म्ड एज फंड. Debit balance of statement of P&L shall be shown as negative figure under the head surplus. ये अपना रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला पार्ट खत्म होता है. तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना बोरोविंग्स. बोरोविंग्स के हम लोग ऑडिट प्रोसीजर वगैरह सब देखेंगे. ठीक है. तो पहला है एग्जिस्टेंस, मतलब कि ऑल बोरोविंग्स ऑन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट वैलिड क्लेम बाय बैंक और अदर थर्ड पार्टी. ये एग्जिस्टेंस. इसका ऑडिट प्रोसीजर पहले अपन रिव्यू करेंगे बोर्ड मीटिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ द न्यू लेंडिंग एग्रीमेंट्स. फिर एग्री करेंगे डिटेल्स ऑफ लोन जो भी रिकॉर्ड हुआ है वो बराबर है कि नहीं, इंटरेस्ट रेट, नेचर एंड रीपेमेंट के टर्म्स टू द लोन एग्रीमेंट. फिर थर्ड लोन रोल आउट एंड ऑब्टेन इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन SA 505. फिर एग्री करेंगे डिटेल्स ऑफ लीजेस एंड हायर परचेस क्रेडिटर रिकॉर्डेड टू अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट. इन केस ऑफ डिबेंचर एग्जामिन करना है ट्रस्ट डीड. व्हेन डेट इज रिटायर्ड इंश्योर दैट डिस्चार्ज इज रिसीव्ड ऑन असेट सिक्योरिंग द डेट. एंड लास्टली ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. फिर कंप्लीटनेस के लिए उसका मीनिंग है दैट ऑल द बोरोइंग हैव बीन अकाउंटेड फॉर इन द बुक ऑफ अ कंपनी ऑन अ टाइमली बेसिस. इसका शॉर्ट कोड जैसे बोल सकते हैं SSD. स्केड्यूल, सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन एंड डायरेक्ट कंफर्मेशन. तो पहले कंप्लीटनेस यानी कि कंप्लीटनेस के लिए अपने को ऑब्टेन करना है स्केड्यूल ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. उसमें ओपनिंग कितना है प्लस बोरोविंग्स टेकन, फिर रीपेमेंट कितना किया है वो इक्वल टू क्लोजिंग. ये सबका स्केड्यूल मंगाएंगे. फिर उसके बाद फर्स्ट कंसिडर एनी एविडेंस ऑफ एडिशनल डेट जो भी ऑब्टेन किया उसका एविडेंस लेना है. फिर उसके बाद अपने को ट्रेस करना है क्लोजिंग बैलेंसेस. देन रिव्यू सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हो आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड वो हमने को चेक करना है. फिर डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर, रोल आउट एंड ऑब्टेन इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द लेंडर SA 505. मतलब कंफर्मेशन लेना है, सर्टेन लेना है दैट द कंफर्मेशन ask for all the information likely to be relevant to the text of debt and related interest balances. B send reminder, अगर कोई रिप्लाई नहीं दे रहा तो उनको नॉन रिप्लाई के लिए रिमाइंडर भेजो. कंपेयर द बैलेंस आर एज पर द कंफर्मेशन ऑब्टेन टू द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स. उस सबको मैच करना है, वेरीफाई करना है. वैल्यूएशन मतलब कि दैट द लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड एट द करेक्ट अमाउंट. वैल्यूएशन वहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेट आर अप्रोप्रिएट एंड अप्लाइड कंसिस्टेंटली. उसमें एग्री करना है, एग्री विद द लोन बैलेंस एंड द लोन, मतलब लोन का बैलेंस कितना है और लोन पेबल कितना है टू द लोन एग्रीमेंट के साथ लोन पेबल और बैलेंस को अपने को वेरीफाई करना है. फिर उसके बाद रिकम्प्यूट द इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इफ एनी. फिर चेक कंप्यूटेशन ऑफ द अमोर्टाइजेशन of the premium or discount if any. For foreign currency loan, check the closing exchange rate used and verify the computation. ये अपने मेन जो मेजर पार्ट्स है वो 5 पॉइंट है. उसके बाद अपने को जनरल पॉइंट्स दिया है लोन एंड डेट एग्रीमेंट के लिए. तो पहला, टेस्ट दैट द एंटिटी इज इन कंप्लायंस विद द लोन कन्वेनेंट. लोन कन्वेनेंट मतलब कि लोन एग्रीमेंट. If there are any provision which the entity is not compliance, determine whether debt should be classified as current. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एग्जामाइन करना है ड्यू डेट पे ऑन लोन फॉर प्रॉपर क्लासिफिकेशन बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. देन फिर उसके बाद वेयर इंस्टॉलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स फॉलिंग ड्यू विद इन नेक्स्ट 12 मंथ हैव बीन डिस्क्लोज. अगर 12 महीने में कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह ड्यू है तो उसको डिस्क्लोज करना है.
Examine the debt agreement of any restrictive covenants. Examine the important term in the loan agreement and the document, if any, evidencing the charge in respect of such loans and advances. In case of value of security fall below the amount of the loan outstanding, examine whether the loan is classified as secured only to the extent of the market value of the security. फिर एग्जामाइन करना हायर परचेस एग्रीमेंट फॉर द परचेस ऑफ असेट्स बाय द एंटिटी एंड इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ द अमाउंट. Next point, he should carefully review borrowing from the related party. Verify whether liability toward bank in respect of bill discounted, bill negotiated are correctly reflected and disclosed in the financial statement. Auditor को वापस फिर verify करना है that the amount borrowed is within the borrowing power of the company. फिर verify that the company has not contravened restriction laid down by section 180. फिर examine करना है purpose for which the amount is borrowed. फिर where the entity has accepted deposit, examine करना है whether the directive issued by the Reserve Bank of India or appropriate authority have been complied with. फिर अपना लास्ट वाला पार्ट डिस्क्लोजर, मतलब कि the borrowings have been presented, classified and disclosed in the financial statement in accordance with the requirement of the applicable financial reporting framework, that is Company Act 2013 and applicable Indian GAAP. तो अभी हम लोग डिस्क्लोजर में ऑडिट प्रोसीजर देखेंगे बोरोइंग का. यहाँ पे अपने को इंश्योर करना है whether disclosure as required under Schedule 3 of the company's Schedule 3 Part 1 of the Company Act 2013 are made for each amount disclosed under the each of the following heading. long term borrowing, long term borrowing के अंदर आएगा shall be classified as bond, debenture, term loan from bank, other parties, deferred payment liabilities, deposits, loan and advances from related parties, loan term, maturity of finance, lease, obligation, other loan and advances specify करना है nature. Borrowing shall further be classified as secured and unsecured, where loans have been granted by director or other, bond, debenture along with the rate of the interest and particular of the redemption or the conversion as the case may be shall be stated in the descending order of maturity or conversion starting from the farthest redemption or conversion. फिफ्थ पॉइंट है इसके अंदर पर्टिकुलर्स ऑफ एनी redeemed bond debenture which the company has power to reissue shall be disclosed. Terms of repayment of term loan, other loan उसको भी स्टेट करना है. Period and amount of continuing default as on balance sheet date, repayment of loan and interest shall be specified separately in each case. फिर उसके बाद other long term liability के अंदर आएगा trade payable and others. Short term के अंदर आएगा वापस सेम long term जैसे ही loan repayable and demand from bank, other party, loan and advances from related parties, deposits, other loan and advances specify करना है उसका nature. फिर उसके बाद borrowing shall further be sub-classified as secured and unsecured, where loans have been guaranteed by directors or other. फिर उसके बाद fourth point है period and the amount of default as on the balance sheet date in repayment of loan and interest shall be specified separately in each case. फिर उसके बाद where the company is borrowing from the bank or financial institution, वहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है क्या था वो मैं बोलता हूँ, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली. फिर उसके बाद नोट्स, मतलब एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह दिए टू बी डिस्क्लोज एज एडिशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. Where the company is borrowing from bank or financial institution on the basis of security of current asset, it shall be disclosed the following. पहला, whether the quarterly return on statement of current assets filed by the company. Second, if not, the summary of the reconciliation and the reasons of material discrepancies. फिर second, willful defaulter. Where a company is declared willful defaulter by any bank या फिर financial institution, other lender, तो फिर अपने को डेट ऑफ डिक्लेरेशन एज विलफुल डिफॉल्टर एंड द डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट, अमाउंट एंड नेचर ऑफ डिफॉल्ट्स, ये सब अपने को डिस्क्लोज करना है. फिर थर्ड, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और सेटिस्फेक्शन विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, वेयर एनी चार्जेस और सेटिस्फेक्शन येट टू बी रजिस्टर विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, वो डिस्क्लोज करना है. फिर उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड्स एंड शेयर प्रीमियम, वेयर कंपनी हैज एडवांस और लोन्ड और इन्वेस्ट फंड्स either borrowed fund या फिर share premium or any other sources kind of fund to any person या फिर entity including foreign entity यानी कि intermediaries with the understanding that the intermediary shall पहला directly or indirectly lend or invest in other person or entity identified in the manner whatsoever by or on behalf of the company यानी कि ultimate beneficiary. And second,
प्रोवाइड करेगा एनी गारंटी, सिक्योरिटी और द लाइक और ऑन बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। तो कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग, ऐसे केस में कंपनी को डिस्क्लोज करना है द फॉलोइंग चीज़ें: डेट एंड अमाउंट ऑफ द फंड एडवांस और लोन्ड और इन्वेस्टेड इन इंटरमीडियरीज, डेट एंड अमाउंट ऑफ द फंड फर्दर एडवांस और लोन्ड और इन्वेस्टेड, डेट एंड अमाउंट ऑफ गारंटी, सिक्योरिटी और द लाइक प्रोवाइडेड टू और ऑन बिहाफ ऑफ, जो भी है वो सब। फिर इसके बाद डिक्लेरेशन डेट द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो सब अपन ने कंप्लाइड किया है विथ सच ट्रांजेक्शन एंड द ट्रांजेक्शन आर नॉट वायलेटिव ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। फिर इसके बाद 8 पॉइंट थे इसके अंदर, वेयर अ कंपनी हैज रिसीव्ड एनी फंड फ्रॉम एनी पर्सन या फिर एंटिटी इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटीज, तो द कंपनी शैल पहला डायरेक्टली इनडायरेक्टली लैंड इन्वेस्ट इन अदर पर्सन एंटिटी आइडेंटिफाइड इन एनी मैनर व्हाटसोएवर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द फंडिंग पार्टी, मतलब कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो। और सेकंड, प्रोवाइड करेगा गारंटी, सिक्योरिटी, द कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग: पहला, डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड रिसीव फ्रॉम फंडिंग पार्टीज विथ कंप्लीट डिटेल्स, डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड फर्दर एडवांस और लोन्ड और इन्वेस्टेड अदर इंटरमीडियरीज और अल्टीमेट बेनिफिशियरी अलॉन्ग विद द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द अदर इंटरमीडियरी या फिर अल्टीमेट बेनिफिशियरी। फिर इसके बाद डेट एंड अमाउंट ऑफ गारंटी, सिक्योरिटी। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन दैट द यूएन प्रोविजन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 हैव बीन कंप्लाइड। तो यहाँ पे अपना बोरोविंग्स वाला पार्ट पूरा अच्छे से डन एंड डस्टेड खत्म होता है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल को हम लोग मोस्टली सेल्स के साथ ही पढ़ते हैं, यहाँ पे अपन टेक्स्ट बुक का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉक करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कैरी आउट टेस्ट ऑफ कंट्रोल फॉर चेकिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर सेल्स एज अ पार्ट ऑफ डेटर्स ऑडिट प्रोसीजर। फॉलोइंग पॉइंट हमको कंसिडर करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल। पहला, ओनली बोनाफाइड लीड टू ट्रेड रिसीवेबल। ऑल सच सेल्स आर मेड ऑन अप्रूव कस्टमर। अप्रूव कस्टमर को ही खाली हम लोग उधारी देंगे। ऑल सच सेल्स आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वंस रिकॉर्डेड द डेटर्स कैन बी सेटल्ड ओनली बाय रिसिप्ट ऑफ कैश या फिर ऑन द अथॉरिटी ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। डेटर्स आर कलेक्टेड ऑन टाइम, ये चेक करना है। फिर इन केस ऑफ डेटर्स आर नॉट कलेक्टेड ऑन टाइम, सेंडिंग रिमाइंडर्स एंड टेकिंग लीगल एक्शंस। बैलेंसेस आर रेगुलरली रिव्यूड। अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ फॉलोअप एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एंड इफ नेसेसरी एडिक्वेट प्रोविजन फॉर बैड डेट शुड बी मेड बाय प्रिपेयरिंग एडिक्वेट एजिंग शेड्यूल ऑफ द डेटर्स। फिर इसके बाद अपन ट्रेड रिसीवेबल का ऑडिट प्रोसीजर देखेंगे। पहला, एग्जिस्टेंस। टू एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एज एट द पीरियड एंड, अपने को वो चेक करना है। तो यहाँ पर चेक वेदर द कंट्रोल्स आर इन प्लेस, मतलब इंटरनल कंट्रोल बराबर है कि नहीं। आस्क फॉर अ पीरियड एंड अकाउंट रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट। चेक वेदर रियलाइजेशन इज रिकॉर्डेड इनवॉइस वाइज और नॉट। इफ एनी लार्ज बैलेंस इज ड्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑडिटर पूछेगा उसके रीजंस एंड जस्टिफिकेशन फॉर द सेम। उसके बाद एग्जिस्टेंस के अंदर ही आएगा डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर। अ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट ऑडिट एक्टिविटी is to contact customer directly and ask them to confirm amounts of accounts receivable as at the end of reporting period, मतलब साल के अंत में हम लोग पूछेंगे, ईयर एंड। The auditor employ direct confirmation procedure with the consent of the entity under audit। वो उसके कंसेंट के बाद ही ऑडिटर किसी से भी डायरेक्ट कंफर्मेशन लेगा। ट्रेड रिसीवेबल में भी रिक्वेस्टेड टू कंफर्म the balances either at the date of the balance sheet or as at other selected date, which is reasonably the close of the year of the balance sheet. The form of requesting confirmation from the trade receivable इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट, the method of selection of the trade receivable is to be circularized, should not be revealed to the company until trial balance of the trade receivable ledger is handed over to the auditor. अगर any discrepancies revealed हुई है by the confirmation received by or the additional test carried out by the auditor may have bearing on other accounts not included in the original sample। जहाँ पे अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा है, where no reply is received, तो auditor should perform alternative audit procedure regarding the balances। if there are any related party receivable तो उनको review करना है, and collectability as well as whether they have properly authorized and the value of such transactions were reasonable and its arm length price। सॉरी, थोड़ा सा कुछ गलत हो गया, ये रिलेटेड पार्टी वाला पॉइंट था।
वो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करेगा, और अगर रिलेटेड पार्टी रिसीवेबल है तो रिव्यू करना है, हाँ बराबर ही था, सॉरी, चेक द रिसीवेबल फॉर अदर देन सेल्स और सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट एग्जिस्टेंस में रिव्यू करना है ट्रेंड लाइन ऑफ सेल्स, मतलब कि बार डायग्राम वगैरह बना के चेक करना है कि सेल्स वगैरह कैसा है, एकदम से बढ़ तो नहीं गया, मैनेजमेंट कुछ घपला तो नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद कंप्लीटनेस वाला, कंप्लीटनेस के लिए ऑल द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेस दैट वर सपोज टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये कंप्लीटनेस। तो इसके पॉइंट, सबसे पहला अपना फेवरेट कट ऑफ, ऑडिटर नीड टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ ऑफ द कट ऑफ, without a cutoff sales could be understated, overstated, hence there is need to perform the following cutoff procedure। पहला, for the invoices issued during the last few days, मतलब लास्ट 5 दिन का of the reporting year, ensure करना all good dispatch prior to the period year end have been invoiced, ensure that no goods dispatch after the year end have been invoiced, test invoice listed in the receivable report, match invoices to shipping or dispatch log, असेस करना है बिल्ड एंड होल्ड सेल्स, रिव्यू करना है रिव्यू द रिसीविंग लॉग टू सी इफ द कंपनी हैज रिकॉर्डेड एन इनऑर्डिनेटली लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमर रिटर्न्स आफ्टर द ऑडिट पीरियड। फिर रिव्यू करना है प्रोसेस ऑफ गिविंग डिस्काउंट्स इंसेंटिव्स। फिर रिव्यू करना है नेक्स्ट क्रेडिट मोमोस क्या बोलो, रिव्यू क्रेडिट मेमोस ऑन अ सैम्पल बेसिस, मेमोस था वो। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है अपना वैल्यूएशन वाला, ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस हैव बीन वैल्यूड एप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पे अपने पॉइंट से पहले रिव्यू करेंगे प्रोसेस फॉलोड बाय द कंपनी टू ड्राइव एन अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, ऑब्टेन करना एजिंग रिपोर्ट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, बोथ डेबिट क्रेडिट बैलेंस दोनों। फिर ऑल्सो ऑब्टेन द डेटर्स अंडर द लिटिगेशन एंड कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर, स्क्रूटिनाइज करने का एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई दोज डेटर्स विच अपीयर डाउटफुल। ही शुड चेक इफ प्रोविजन आर मेड एट द एप्रोप्रिएट रेट। फिर प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ मूवमेंट ऑफ बैड डेट्स, प्रोविजन अकाउंट्स एंड डेट्स रिटर्न ऑफ एंड कंपेयर, चेक द राइट ऑफ द रिसीवेबल बैलेंस हैव बीन अप्रूव्ड बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। फिर अपना डिस्क्लोजर वाला पार्ट, रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर फॉर द ट्रेड रिसीवेबल हैव बीन अप्रोप्रिएटली मेड, चेक करना है रीस्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रेड रिसीवेबल विच हैज बीन डन प्रॉपर्ली इन अकॉर्डेंस विद AS 11। फिर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग रिसीवेबल हैव बीन मेड एज पर AS 18 या फिर IND AS 24। फिर इंश्योर करना दैट द ट्रांजेक्शन विद पार्टीज कवर्ड अंडर सेक्शन 189। फिर लास्टली इंश्योर वेदर द फॉलोइंग डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड अंडर द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 आर मेड फॉर ईच अमाउंट डिस्क्लोज अंडर द हेडिंग ट्रेड रिसीवेबल। पहला, ट्रेड रिसीवेबल का एजिंग शेड्यूल कैसा रहता है, पर्टिकुलर, फिर आउटस्टैंडिंग पर्टिकुलर एक कॉलम, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग फॉर द फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ से 1 साल, 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल, मोर देन 3 ईयर्स, फिर उसका टोटल। फिर पर्टिकुलर्स में आता है पहले अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल जो कंसिडर्ड गुड, फिर अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल जो कंसिडर्ड डाउटफुल है, फिर डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल है वो आएगा। उसके बाद पहला था डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल जो कंसिडर्ड गुड, फिर फोर्थ डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड डाउटफुल। फिर अनबिल्ड ड्यूज शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली, ट्रेड रिसीवेबल शैल बी सब डिवाइडेड एज, पहला सिक्योर्ड है लेकिन कंसिडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड है लेकिन कंसिडर्ड गुड, डाउटफुल। सेकेंड में अलायंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट शैल बी डिस्क्लोज अंडर द रेलेवेंट हेड्स सेपरेटली। फोर्थ पॉइंट, डेट ड्यू बाय डायरेक्टर और अदर ऑफिसर्स, या फिर सेकेंड पॉइंट, फर्म और प्राइवेट कंपनी रिस्पेक्टिवली इन विच एनी डायरेक्टर इज अ पार्टनर और अ डायरेक्टर और अ मेंबर शुड बी सेपरेटली स्टेटेड। तो यहाँ पे अपना ट्रेड रिसीवेबल का टॉपिक खत्म होता है, 7.5 मिनट लग गए। तो अभी अपन करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर इन द फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड, स्टैम्प इन हैंड, बैलेंसेस हेल्ड विद बैंक इन करंट अकाउंट, मार्जिन मनी, ये सब रहेगा। Utmost professional skepticism needs to be exercised while auditing such balances as they are proved to be misappropriation। यहाँ पे misappropriation का चांसेस है, इसीलिए अपने को प्रोफेशनल skepticism मेंटेन करना है। The below table summarizes the audit procedure generally required to be undertaken while auditing cash and cash equivalent। अरे हाँ, ये वाला मैं टेक्स्ट बुक से कर रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस के लिए पहले अपने को टू एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
एज एट द पीरियड एंड में एग्जिस्ट करे कि नहीं, उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर स्पेशल केयर इज नेसेसरी इन रिगार्ड टू द वेरिफिकेशन ऑफ कैश बैलेंस unless they are checked by surprise. There can be no uncertainty that the cash produced for inspection was fact held by the custodian. यहाँ पे अपने को सरप्राइज चेक, साइमल्टेनियस चेक, कैशियर कंफर्मेशन, मतलब ये सब की वर्ड है, ये सब अपने को ध्यान रखना है. फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट है अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंसेस दैट वर सपोज टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अपना कंप्लीटनेस. For this reason, the cash should be checked not only on the last day of the year but also checked again some time after the close of the year without giving notice of the auditor's visit either to the entity or to his staff. मतलब कि सरप्राइज. पहला पॉइंट, if there are more than one cash balances and in addition there is impressed balance with the employee, all of them should be checked simultaneously. हर एक को चेक करना है. इट इज डिजायरेबल फॉर द कैशियर कि वो प्रेजेंट रहे जब हम लोग कैश काउंट कर रहे. अगर कोई रफ कैश बुक है तो ऑडिटर टेस्ट करेगा एंट्रीज को. द ऑडिटर शुड ऑल्सो परफॉर्म कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस, मतलब कैश ऊपर नीचे गायब कितना हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब उसको चेक करना है. द ऑडिटर नीड टू ऑब्टेन BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर ऑल द बैंक अकाउंट. ऑडिटर शुड इंश्योर दैट द BRS इज साइंड बाय द ऑथराइज्ड पर्सनल so he is able to assign responsibility in case of any errors. Verification of BRS shall entail the following. पहला, tallying the balance as per the bank book, checking of all material reconciling item, checking of all material reconciling items included under check deposited but credited by bank, check deposited but not credited by bank, checking of all reconciling item including under amounts or charges debited credited by bank but not accounted for by requesting for bank statement and for the period under audit and telling the same. मतलब जो भी मटेरियल आइटम है वो सबको चेक करना है, जो भी डेबिट क्रेडिट हुआ था बैंक से लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया था तो उसका हम लोग बैंक स्टेटमेंट मंगाएंगे उस पीरियड के लिए और टैली करेंगे उसको. और एक और पॉइंट है, स्टेट चेक्स ओवर 3 months ओल्ड शुड बी रिमूव्ड एंड लिस्टेड एज लाइबिलिटीज. फिर उसके बाद अपन डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर लेंगे. दिस शुड नेसेसरीली बी डन फॉर ऑल द अकाउंट बैलेंसेस as at the period end. The company should be asked to investigate and reconcile discrepancies. Auditor should emphasize the confirmation of 100% bank account balance. In remote situation where no reply is received, the auditor should perform additional testing regarding the balances. फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट देखेंगे वैल्यू वाला. Cash and cash equivalent balances have been valued appropriately. In addition to the procedure performed above, auditor should ensure that all bank accounts holding foreign currency have been restated at the closing exchange rate as per the AFRF, मतलब AS11. फिर उसके बाद अपना डिस्क्लोजर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इंश्योर करना whether all disclosure as required under Schedule 3 Part 1 of the Company Act 2013 have been made standard. Para, cash and cash equivalent shall be classified as balance with bank, check, draft on hand, cash on hand, other earmarked balance with bank to the extent जो भी held as margin money or the security against the borrowing. Guarantee shall be disclosed guarantee and other commitment shall be disclosed separately. Repatriation restriction अगर if any है in respect of cash and bank balance तो उसको भी separately state करना. बैंक डिपॉजिट with more than 12 months maturity shall be disclosed separately. तो यहाँ पे अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला पार्ट खत्म होता है. तो अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेंट्री. इन्वेंट्री के अंदर सबसे पहले हम लोग राइट्स देख रहे हैं. एंटिटी हैज वैलिड लीगल ओनरशिप राइट टू कवर द इन्वेंट्रीज क्लेम टू बी हेल्ड बाय द एंटिटी इन द रिकॉर्डेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फर्स्ट पॉइंट, वाउच रिकॉर्डेड परचेसेस विद द अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि परचेस इक्विजिशन, परचेस ऑर्डर, रिसीविंग रिपोर्ट, वेंडर इनवॉइस. सेकेंड, रिव्यू कंसाइनमेंट एग्रीमेंट. थर्ड, इवेल्युएट द कंसाइनी गुड्स. दिस इज नॉट एंटिटी ओनरशिप. एग्जामाइन कर रहे हैं इन्वॉइसेस टू वेरीफाई द ओनरशिप, मतलब नेम ऑफ द क्लाइंट वगैरह जो भी है. इन्वेंट्री हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी, उसका ऑब्टेन करना है डिक्लेरेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी ऑन लेटर हेड साइन कंफर्मिंग द सेम. फिर हम लोग अभी अपना सेकेंड पार्ट देखेंगे, एग्जिस्टेंस. ये सब मैं हैंड रिटन नोट से रिवाइज कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, तू भी वैसे ही देख ले, ठीक है. तो एग्जिस्टेंस सबसे पहले SF 501 का गाइडेंस लेंगे. अटेंडिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट.
फर्स्ट इवेल्युएट करेंगे मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड काउंटिंग, पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट के साथ कैसे वो कर रहा है काउंटिंग। फिर इंस्पेक्ट करेंगे इन्वेंट्री। नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे टेस्ट काउंट। नेक्स्ट पॉइंट इंश्योर कंसाइनिंग गुड्स हैव बीन सेग्रीगेटेड। एंटिटी यूजिंग, अगर पीरियोडिक सिस्टम यूज करिए एंटिटी, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक सिस्टम यूज करिए तो इन्वेंट्री काउंटिंग एट द पीरियड एंड परपेचुअल काउंट है तो एट इंटरिम डेट्स। फिर उसके बाद टेस्ट काउंट ऑफ इन्वेंट्री बाय द ऑडिटर शैल इंक्लूड, अगर वो टेस्ट काउंट कर रहा है तो उसमें ये पॉइंट्स आएंगे। पहला, ऑब्जर्विंग एम्प्लॉइज एडहरिंग टू प्लान, मतलब अप्रोप्रिएट सुपरविजन है कि नहीं ऑन द काउंट प्रोसीजर। सेकेंड, आइटम्स प्रॉपरली टैग्ड, टैग शुड बी इंडिकेट द प्रॉपर अमाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, परफॉर्मिंग कट ऑफ टेस्टिंग एंड एग्जिस्टेंस, उसके लिए लास्ट 5-10 रिसीविंग रिपोर्ट, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सब चेक करना है। इंश्योरिंग एक्सक्लूजन ऑफ थर्ड पार्टी स्टॉक प्लस डैमेज स्टॉक। नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरिंग अकाउंटिंग ऑफ ऑल स्टॉक शीट। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टिगेट द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल स्टॉक टेक जो लिया था वो एंड द स्टॉक रिकॉर्ड एज पर बुक्स। फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीटनेस। ओनली द इन्वेंट्रीज हेल्ड बाय द एंटिटी हैव बीन रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डू नॉट इंक्लूड इन्वेंट्रीज दैट बिलोंग टू थर्ड पार्टी बट डज नॉट इंक्लूड इन्वेंट्रीज ओन्ड बाय द एंटिटी एंड लाइंग विद द थर्ड पार्टी। ये कंप्लीटनेस का मीनिंग है। इन्वेंट्री ओन्ड बाय द एंटिटी इंक्लूड एक्सक्लूड थर्ड पार्टी इन्वेंट्री। पहला, परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर, उसके लिए हम लोग कंप्यूट करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यानी कि COGS, एवरेज इन्वेंट्री। सेकेंड, वर्टिकल एनालिसिस करेंगे इन्वेंट्री टोटल एसेट जो भी है उसका, कंपेयर करेंगे बजटिंग एक्सपेक्टेशन विद द एक्चुअल। फिर नेक्स्ट पॉइंट, परफॉर्मिंग परचेस एंड सेल्स कट ऑफ टेस्ट, टेस्टिंग शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को ट्रेस करना है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ बिफोर एंड आफ्टर जो भी था वो। रिकंसाइलिंग द इन्वेंट्री बिलोंग टू द क्लाइंट हेल्ड बाय थर्ड पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस टू बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम द इन्वेंट्री। फॉर टैग्ड इन्वेंट्री परफॉर्म टेस्ट फॉर ओमिटेड ट्रांजेक्शन के लिए टेस्ट करना है। वेरीफाई क्लरिकल एंड अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ इन्वेंट्री लिस्टिंग्स। फिर अपना लास्ट पॉइंट नहीं, नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यूएशन के लिए इन्वेंट्रीज हैव बीन वैल्यूड एप्रोप्रिएटली एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। उसके लिए 3 पार्ट है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल के हम लोग को चेक करना है वेदर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर इंक्लूडेड। सेकेंड, टेस्ट चेक कॉस्ट प्राइजेस विथ परचेस इनवॉइसेस रिसीव्ड इन द मंथ। फिर फॉलोअप लेना है, फॉलोअप वैल्यूएशन ऑफ द डैमेज और ऑब्सोलेट आइटम स्टैब्लिशिंग इन NRV AS2 लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। फिर उसके बाद WIP के लिए इंश्योर व्हाट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आर इंक्लूडेड, क्या क्या इंक्लूड हो रहा है इंश्योर करना है। फिर मटेरियल कॉस्ट टू एक्सक्लूड एबनॉर्मल वेस्टेज। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ascertain how various stages of productions are measured। फिर फिनिश गुड्स के लिए इंश्योर करना है ES2 वैल्यूएशन किया है कि नहीं लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। Inquire as to what costs are included. Next, examine the valuation of obsolete and damaged inventory. इसके बाद एग्जामाइन करना है, नेक्स्ट पॉइंट एग्जामाइन करना है अपने को वैल्यूएशन ऑफ द ऑब्सोलेट एंड डैमेज इन्वेंट्री। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है। उसके लिए फर्स्ट पॉइंट, ऑब्टेन द इन्वेंट्री एजिंग स्प्लिट एंड फॉलो अप फॉर डैमेज और ऑब्सोलेट इन्वेंट्री ऑब्जर्व्ड एट टाइम ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। सेकेंड, कैलकुलेट करना रिकॉर्डेड कॉस्ट विद द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। Third, examine vendor price list to determine if recorded cost is less than market price. Verify AS2 guideline. Manufactured entity check direct material labor overhead is only included. और calculate inventory turnover ratios. If ratios is very low, तो indication of the obsolete inventory. फिर इसके बाद अपना लास्ट वाला पार्ट है disclosure. Required disclosure for the inventory have been appropriately made. Ensure whether the following disclosure under Schedule 2 Part 1 of the Company Act have been made. Whether inventory has established classified as raw material, WIP, FG, stock in trade, stock and spares, loose tools, others. Second, whether the goods in transit have been disclosed separately under each subhead of inventories. Last, mode of valuation shall be stated. Next topic है अपना property, plant and equipment PPE. पहले इसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ PP शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ
It is probable that the FEB, future economic benefit associated with the item, will flow to the enterprise, and the cost of the item can be measured reliably. Measurement recognition: an item of PPE that qualify for recognition as an asset should be measured at its cost. कभी वो cost पे ही measure होगा. Element of cost: the cost of an item of PPE comprises first the purchase price including import duty, non-refundable purchase taxes after deducting trade discount and rebate, and B, any cost directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management. मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाला, इंस्टॉलेशन वाला, ये सब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में आएगा. थर्ड वाला डिसमेंटलिंग, द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग द आइटम and destroying to the site on which it is located, referred to as decommissioning, restoration and similar liabilities. Referred to as decommissioning, restoration and similar liabilities. फिर उसके बाद अभी हैंडरिटन नोट्स में जाते हैं. एग्जिस्टेंस के लिए पहला पॉइंट, रिव्यू करना एंटिटीज प्लान फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपीई वेदर परफॉर्म बाय ओन स्टाफ या फिर थर्ड पार्टी. सेकेंड, पॉलिसी रिगार्डिंग पीरियडिसिटी मतलब कितने इंटरवल पे कैसे कैसे हो रहा है वो सब देखना है. सेकेंड, एविडेंस ऑफ अप्रोप्रिएट सुपरविजनिंग ऑफ दोज परफॉर्मिंग फिजिकल वेरिफिकेशन शुड बी एग्जामिन. कौन परफॉर्म कर रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह, उसका एविडेंस चाहिए और वो एग्जामिन होना चाहिए. फिर ऑब्टेन पीपीई वेरिफिकेशन रिपोर्ट विद द वर्किंग शीट एंड परफॉर्म प्रोसीजर लाइक ऑल आइटम प्रॉपरली टैग्ड है प्लस कैरी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स. फिर फिजिकल रिपोर्ट कैप्चर करता है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ असेट वेरीफाइड. सेकेंड, रिकंसिलेशन ऑफ आइटम वेदर दे आर फिजिकली वेरीफाइड, और उसको किससे रिकंसाइल करना है, फिक्स्ड असेट रजिस्टर मेंटेन है कि नहीं, मतलब जो रजिस्टर मेंटेन है उससे हम लोग को फिजिकली वेरीफाई करना है. फिर चेक पीपीई एडिशन अपडेटेड इन द एफए रजिस्टर, अपडेट किया है कि नहीं, वेरीफाई डिस्क्रिपेंसीज नोटेड प्लस मैनर ऑफ डीलिंग डिस्क्रिपेंसीज. एग्जाम्पल, आइडेंटिफाइड स्टोरेज असेट नॉट इन वर्किंग मोड और एक्टिव मोड शुड बी डिलीटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट आफ्टर द प्रॉपर अप्रूवल. फिर नेक्स्ट है अपना कंप्लीटनेस में एडिशंस अगर है तो वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड है कि नहीं, एंड डू नॉट इंक्लूड द पीपीई बिलोंग टू थर्ड पार्टीज. फर्स्ट, वेरीफाई करना है मूवमेंट इन द पीपीई स्केड्यूल. असेट को क्लास वाइज चेक करना है. ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस. क्लोजिंग बैलेंस को टैली करना है विद द बुक्स ऑफ अकाउंट. रिकैलकुलेशन अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ मूवमेंट इन पीपीई स्केड्यूल. थर्ड पॉइंट, टैली ओपनिंग बैलेंस विद प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर उसके अंदर एडिशन और डिलीशन दो पार्ट है. एडिशन वाला, ऑब्टेन लिस्टिंग ऑफ ऑल एडिशन फ्रॉम मैनेजमेंट, परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसीजर. लिस्टिंग लेने के बाद ये प्रोसीजर फॉलो करना है. पहला, पीपीई में एडिशन है तो प्रॉपरली ऑथराइज है कि नहीं, अप्रूव्ड है कि नहीं. फिर वेरीफाई करना है प्रोसेस एंड प्रोसीजर जो भी फॉलोड किए, इनवाइटिंग टेंडर्स, कोटेशन एक्सेट्रा. वेरीफाई डेट ऑफ एडिशन, उसमें 3 पॉइंट है. टेस्ट परचेज इनवॉइस, मतलब कि जो भी एडिशन किया उसके लिए टेस्ट परचेज इनवॉइस, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट या फिर रिपोर्ट, एनी अदर डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है वो. डिलीशंस, अंडरस्टैंड मैनेजमेंट रीजन फॉर डिलीशन, क्यों डिलीट किया. ऑब्टेन मैनेजमेंट अप्रूवल एंड डिस्कार्ड नोट, डिलीट होता है तो डिस्कार्ड नोट मिलता है. ऑथराइजिंग डिस्पोजल ऑफ असेट. थर्ड, वेरीफाई द इंटरनल प्रोसेस जो भी फॉलो किया है फॉर द डिलीशन. चेक एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डिलीशन ऑफ पीपीई, एक्यूरेसी चेक करना है. रिजल्टेंट गेन या फिर लॉस वो राइटली प्रॉपरली रिकॉर्डेड है या नहीं. फिर अपना नेक्स्ट पार्ट आता है राइट एंड ऑब्लिगेशंस. राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पीपीई. ऑल पीपीई परचेज इनवॉइस, नेम ऑफ द एंटिटी. ऑल पीपीई का परचेज इनवॉइस और नेम ऑफ द एंटिटी, लीगल टाइटल ऑफ ओनरशिप अपनी है कि नहीं वो चेक करना है. एडिशन टू लैंड एंड बिल्डिंग, चेक कन्वेंस डीड, सेल डीड. ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी एट बैलेंस शीट डेट, वेरीफाई ओरिजिनल टाइटल डीड्स. वेरीफाई करना है रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू चेक एनी चार्ज क्रिएटेड अगेंस्ट पीपी. इफ द एंटिटी हैज गिवन इमूवेबल प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी फॉर बोरोइंग एनी ओरिजिनल टाइटल डीड इज नॉट अवेलेबल विथ एंटिटी, द रिक्वायर फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव लेंडर्स. मतलब रिक्वेस्ट करना है कंफर्मेशन के लिए रिस्पेक्टिव लेंडर से. फिर लास्ट वाला पार्ट अपना वैल्यूएशन. वेरीफाई करना है एंटिटी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ऑल पीपी. वैल्यूएशन के लिए हम लोग चेक करेंगे, मतलब उसकी वैल्यू निकालनी है तो चेक करेंगे कि उसको डेप्रिसिएशन मारा है कि नहीं हर एक पीपी पे एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड. फिर एसेस डेप्रिसिएशन मेथड रिफ्लेक्ट पैटर्न इन विच द एसेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड टू कंज्यूम. फिर वेरीफाई करना है वेदर
मैनेजमेंट हैज़ डन इम्पेयरमेंट असेसमेंट एज पर AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ द असेट्स। फिर अपना नेक्स्ट पार्ट आता है डिस्क्लोजर्स ऑफ पीपी। डिस्क्लोज मतलब सब कुछ बताना है। इंश्योर वेदर द फॉलोइंग जो भी है Schedule 3 Part 1 के हिसाब से है। क्लासिफिकेशन शैल बी गिवन हैज लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, अदर और कुछ है तो स्पेसिफाई नेचर। सेकेंड, असेट अंडर लीज शैल बी सेपरेटली स्पेसिफाइड अंडर ईच क्लास। रिकंसिलिएशन ऑफ ग्रॉस एंड नेट कैरिंग अमाउंट, जहाँ पे सम्स हैव बीन रिटर्न ऑफ reduction of capital or revaluation of assets have been added to revaluation of assets। ये सब अपने को पीपी के अंदर डालना है। तो यहाँ पे हमारा पीपी खत्म होता है। हमने देखा एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन। पीपी में एक पार्ट रह गया था तो उसका मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और क्या क्या है। पहला, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो हैज डिफाइंड इन AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ आइटम्स ऑफ PPE। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, ये सब क्या है डायरेक्टली जो एट्रीब्यूट होगा कॉस्ट के अंदर। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रेसिंग टेस्टिंग, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द asset is functioning properly after deducting the net proceeds from the selling any items produced while bringing the asset to that location and condition। नेक्स्ट, प्रोफेशनल फीस, ये था जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू द कॉस्ट। एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट दैट आर नॉट कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब ये एट्रीब्यूट नहीं होंगे पीपी के ऊपर। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, और लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड्स कॉस्ट। ये सब MCQ के लिए आ सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा एक बार कर ही लेते रिवाइज। अब अपना नेक्स्ट पार्ट है इंटेंजिबल एसेट्स। इसके लिए भी हम लोग हैंड रिटन नोट्स का यूज़ नहीं करेंगे, टेक्स्ट बुक का यूज़ करेंगे। तो ये पीपी के जैसे सिमिलर ही, इसके ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कुछ कुछ अलग है, तो देख लेते हैं। तो इसका एग्जिस्टेंस, पहला, टू एस्टेब्लिश the existence of an intangible fixed asset as at the period end। उसका ऑडिट प्रोसीजर, फर्स्ट पॉइंट, सिंस एन इंटेंजिबल एसेट, मतलब इंटेंजिबल एसेट क्या है, इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट। कैसे, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। फॉर एस्टेब्लिशिंग द एग्जिस्टेंस, अगर उसका एग्जिस्टेंस चेक करना है तो ऑडिटर वेरीफाई करेगा वेदर इंटेंजिबल एसेट इज इन एक्टिव यूज, इज इन एक्टिव यूज, इज इन एक्टिव यूज। वेरीफाई वेदर इंटेंजिबल एसेट इज इन एक्टिव यूज in the production or supply of goods or service or for other rental for administrative purpose। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट एक्टिव यूज में नहीं है तो डिलीशन शुड हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड amortization चार्ज शुड हैव बीन सीज्ड बियॉन्ड द डेट ऑफ द डिलीशन। फिर उसका नेक्स्ट पार्ट अपना कंप्लीशन, ऑल एडिशन टू द इंटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग द पीरियड अंडर द ऑडिट हैव बीन रिकॉर्डेड एप्रोप्रिएटली। उसमें पहला वेरीफाई करना है मूवमेंट इन द इंटेंजिबल एसेट, अपने इसमें पीपी में भी सेम था, that is opening plus addition minus deletion is equal to closing balance। Next, tally the closing balance to the entities books of accounts। Next point, check the arithmetical accuracy of the movement in the intangible asset schedule। फिर all for the addition during the period under the audit, obtain the listing of all the additions from the management and undertake the following procedure। For all material addition, verify whether such expenditure meet the criteria for recognition of an intangible asset as per AS 26। Next point, ensure करना है that no intangible asset arising from the research or from research phase of an internal project should be recognized। research phase वगैरह का जो भी asset है उसको intangible, that no intangible asset, हाँ उसको intangible recognize नहीं करना है। मटेरियल एडिशन के लिए देखना है AS 26 से कंप्लाई हो रहा है कि नहीं। वेरीफाई करना है अगर एडिशन है, एक्विजिशन हैव बीन अप्रूव्ड बाय द एप्रोप्रिएट एंटिटीज पर्सनल। Verify whether proper internal processes linked in relation to deletions of intangible asset, understand करना है from the management reasons and rationale for deletion and the manner of disposal। obtain करना management approval and disposal note authorizing the disposal of the asset from its active use। तो ये completeness वाला पार्ट खत्म होता है। अब नेक्स्ट वैल्यूएशन, intangible asset have been valued appropriately and as per the generally accepted accounting policy and practices।
ऑडिटर क्या करेगा, पहले वेरीफाई करेगा एंटिटी हैज चार्ज अमोर्टाइजेशन ऑन ऑल द इंटेंजिबल एसेट्स, वेरीफाई दैट द अमोर्टाइजेशन मेथड कौन सा यूज़ किया है. ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर द मैनेजमेंट हैज डन एन इम्पेयरमेंट असेसमेंट टू डिटरमाइन वेदर एन इंटेंजिबल एसेट इज इम्पेयर्ड. फिर अपना नेक्स्ट राइट एंड ऑब्लिगेशन. एंटिटी हैज वैलिड लीगल ओनरशिप right over the intangible asset claimed to be held by the entity and recorded financial statements. ये right and obligation वाला part को मैं explain कर रहा हूँ. In addition to the procedure for verifying the completeness of additions to intangible assets during the period under the audit, while performing testing of addition, auditor verify करेगा that all the expenses, invoice, purchase, contact are in the name of the entity, that the entity legal title of ownership of the entity. मतलब ये लैंग्वेज ऐसी है. अभी नेक्स्ट अपना डिस्क्लोजर फॉर इंटेंजिबल एसेट हैव बीन अप्रोप्रिएटली मेड. अभी इंश्योर करना है कि अपने को ये Schedule 3 Part 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैव बीन कंप्लाइड अंडर द हेडिंग इंटेंजिबल एसेट. क्लासिफिकेशन शैल बी गिवन एज गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, methods and publishing titles, mining rights, copyright, patent, other intellectual property rights, service, operating rights, receipt, formulae, model, design and photocopies, license and franchise, other specify nature, जो भी आएगा वो सब. तो यहाँ पे अपना 4 मिनट के अंदर ही हो गया भाई इंटेंजिबल एसेट्स कंप्लीट. अपना नेक्स्ट पार्ट है ट्रेड पेबल्स एंड अदर करेंट लायबिलिटी. इसके साथ अपने को यूजुअली परचेस वाला पढ़ना चाहिए. तो इसके ऑडिट प्रोसीजर डिस्कस करते हैं. पहला एग्जिस्टेंस का मतलब टू एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटी एज एट द पीरियड. एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, चेक वेदर द कंट्रोल्स इन प्लेस टू इंश्योर दैट द एनी परचेस एंड एक्सपेंसेस इनवॉइस डज नॉट गेट रिकॉर्डेड मोर देन वंस एंड पेबल बैलेंसेस आर ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड इन द जनरल लेजर एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस. फिर इसके बाद अपने का सेकंड ऑब्टेन अकाउंट्स पेबल एजिंग रिपोर्ट एंड टेज इट्स बैलेंसेस टू इट्स जनरल लेजर. फिर डायरेक्ट कंफर्मेशन का प्रोसीजर अपने को फॉलो करना है. द ऑडिटर एम्प्लॉय डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर विद द कंसेंट ऑफ द एंटिटी अंडर ऑडिट. द ट्रेड क्रेडिटर may be requested to confirm the balances. The form of requesting confirmation from the trade creditor. फिर the method of selection of the trade creditor to be circularized should not be revealed to the company until trial balance of the trade payable ledger is handed over to the auditor. A list of trade creditors selected for confirmation should be given to the entity for preparing request letter for confirmation, which should be properly addressed. अगर कोई discrepancies reveal हुई है by the confirmation received or by the additional test carried out by the auditor may have a bearing on other account not included in the original sample. Where no reply is received, the auditor should perform additional testing regarding the balances. If there are any related party payable, तो review करना whether they are properly authorized. Review a trend line of purchases, expenses and the accounts payable. फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट वाला पार्ट है कंप्लीटनेस, यानी कि ऑल जेन्युइन रिकॉर्डेड. मतलब ट्रेड पेबल एंड द लायबिलिटी बैलेंसेस दैट वर सपोज टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसका ऑडिट प्रोसीजर रहेगा. ऑडिटर को पहले परफॉर्म करना फॉलोइंग कट ऑफ प्रोसीजर, यानी कि पहला वो लास्ट 5 इनवॉइसेस देखेगा रिसीव्ड या फिर रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, मतलब कि कट ऑफ डेट, एंड विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द ट्रेड पेबल. इसमें सेकंड पॉइंट, ऑल गुड्स रिसीव्ड प्रायर टू द पीरियड और ईयर एंड शुड हैव बीन बुक्ड इन द फॉर्म ऑफ परचेस एंड इंक्लूडेड इन द ट्रेड क्रेडिटर्स. फिर टेस्ट करना है टेस्ट परचेसेस एक्सपेंसेस ऑन अ सैम्पल बेसिस. सैम्पलिंग मतलब सैम्पल बेसिस के ऊपर अपन टेस्ट करेंगे परचेस एक्सपेंस को. सिलेक्ट करना है सेम फॉर्म ऑफ द अकाउंट पेबल लेजर एंड चेक करना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि नहीं. फिर इसके बाद मैच परचेस इनवॉइस डेट्स टू द गेट एंट्री, इनवर्ट डेट्स मतलब कब इनवॉइस है उसका और उसकी डेट क्या है वो सबको वेरीफाई करना है. टू चेक वेदर द परचेस आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड. फिर नेक्स्ट रिव्यू करना है सब्सिक्वेंट एक्सपेंस वाउचर. नेक्स्ट फिर उसके बाद फॉर एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर या फिर रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस ऑब्टेन करना है कस्टमर वाइज लिस्टिंग अलॉन्ग विथ इट्स एजिंग एंड द नेचर. फर्दर ऑडिटर शुड ऑब्टेन एंड वेरीफाई द चालान फॉर डिपॉजिट made subsequent to the period end for all the statutory liabilities as at the balance sheet date.
फिर लास्ट पॉइंट है अपना कंप्लीटनेस के अंदर, ही शैल प्रिपेयर कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड कंसिडर करेगा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर कार्य 2020। फिर नेक्स्ट पार्ट है अपना वैल्यूएशन मतलब कि ट्रेड पेबल एंड अदर लाइबिलिटी बैलेंसेस हैव बीन वैल्यूड अप्रोप्रिएटली। इसका ऑडिट प्रोसीजर है, रिव्यू करना है प्रोसेस फॉलोड बाय द कंपनी टू आइडेंटिफाई अगर कोई ओल्ड क्रेडिटर बैलेंस है या फिर लाइबिलिटी है जो नीड टू बी रिटर्न बैक। वैल्यूएशन ना अपन वैल्यूएशन देख रहे हैं। फिर ऑब्टेन करेंगे एजिंग ऑफ पेबल बैलेंसेस, फिर चेक करेंगे राइट बैक इन द लाइबिलिटी बैलेंस असेस्ड एज नो लॉन्गर पेबल हैव बीन अप्रूव्ड बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एंड ऑथराइज्ड मेंबर ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट। फिर हम लोग चेक करेंगे रीस्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रेड पेबल डन प्रॉपर्ली इन अकॉर्डेंस विथ AS11 के कंप्लायंस वगैरह फॉलो किया है कि नहीं, और रीस्टेटमेंट करके हम लोग चेक करेंगे। फिर अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट प्रोसेस कि वो कैसे आइडेंटिफाई करता है प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन। फिर लास्ट पार्ट अपना ट्रेड पेबल में डिस्क्लोजर्स मतलब कि रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर फॉर ट्रेड पेबल एंड अदर लाइबिलिटी हैव बीन अप्रोप्रिएटली मेड। तो इंश्योर करना है वेदर द फॉलोइंग डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 हैव बीन मेड। वेदर द कंपनी डिस्क्लोज द फॉलोइंग डिटेल रिलेटिंग टू MS मतलब कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज इन द नोट, प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन, रिमेनिंग अनपेड टू एनी सप्लायर एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, वो चेक करना है। फिर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बायर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट डेवलपमेंट एक्ट 2006 along with the amount of payment made to the supplier beyond the appointed date during each accounting year। फिर चेक करना है, डिस्क्लोज करना है अपने को अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू एंड पेबल फॉर द पीरियड ऑफ डिले इन मेकिंग पेमेंट but without adding the interest specified under the MSME Development Act 2006। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड एंड द रिमेनिंग अनपेड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, इसको भी डिस्क्लोज करो। द अमाउंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट जो रिमेनिंग ड्यू एंड पेबल इवन इन द सक्सीडिंग ईयर अंटिल सच डेट विच द इंटरेस्ट ड्यू अबव आर एक्चुअली पेड टू स्मॉल एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ डिसअलाउंस ऑफ डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 23 ऑफ MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006। फिर ट्रेड रिसीवेबल के लिए वो जो डिस्क्लोजर का टेबल रहता है वो कैसे बनाने का देख लेते हैं। पहला पर्टिकुलर कॉलम, फिर आउटस्टैंडिंग फॉर द फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर्स एंड टोटल। पर्टिकुलर में आएगा MSME, सेकेंड अदर्स, थर्ड डिस्प्यूटेड ड्यूज MSME, फोर्थ डिस्प्यूटेड ड्यूज अदर। तो ऐसे करके अपना ट्रेड रिसीवेबल एंड अदर करंट लायबिलिटी वाला पार्ट भी खत्म हो। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक है लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। पहले एग्जिस्टेंस देखेंगे। एग्जिस्टेंस के लिए डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर एज पर ऐसे 505 फॉर बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बैलेंस। फिर कंप्लीटनेस ऑब्टेन करेंगे लिस्ट ऑफ ऑल एडवांसेस अदर करंट एसेट और कंपेयर करेंगे उसको विद द बैलेंसेस इन लेचर। ये कंप्लीटनेस के लिए, कंप्लीटनेस मतलब जो भी है वो पूरा जेन्युइन रिकॉर्डेड है कि नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा वगैरह डाल दिया। तो ऑब्टेन लिस्ट ऑफ ऑल एडवांसेस प्लस अदर करंट एसेट फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, वेरीफाई लोन एग्रीमेंट एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन। जो भी आउटस्टैंडिंग लोन है वो सबको वेरीफाई करना है, और अगर मटेरियल लोन या फिर एडवांसेस है तो वेरीफाई करना है AOA एंड MOA। फिर इंस्पेक्ट करना है मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी लोन्स एंड एडवांसेस अगर दिया है तो चेक प्रॉपर ऑथराइजेशन एट आर्म्स लेंथ प्राइस। फिर नेक्स्ट पॉइंट, वेरीफाई करना है लोन एक्नॉलेज बाय द पार्टी प्लस चेक सिक्योरिटी डिपॉजिट। नेक्स्ट, एसर्टेन करना है लोन रीपेमेंट रेगुलरली एज पर इंस्टॉलमेंट। एसर्टेन वेदर द लोन्स हैव बीन रीपेड रेगुलरली एज पर द इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, GST इनपुट स्टैट्यूटरी ड्यूज है तो प्रॉपरली रीजनेबिलिटी टेस्ट किया है कि नहीं। वेरीफाई स्टैट्यूटरी रिटर्न फाइल्ड। अब नेक्स्ट है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब दिस हैव बीन राइटली वैल्यूड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो लोन्स एंड एडवांसेस के वैल्यूएशन के लिए पहले ऑब्टेन करना है एजिंग रिपोर्ट, मतलब जो भी डेट वगैरह है उस हिसाब के एजिंग रिपोर्ट, उसके हिसाब से ऑब्टेन एजिंग रिपोर्ट। लिस्ट ऑफ ऑल लोन्स एंड एडवांसेस अंडर लिटिगेशंस, कंपेयर करना है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को। नेक्स्ट, फॉरेन करेंसी लोन्स एंड एडवांसेस
चेक रीस्टेटमेंट डन एज पर AS 11। स्क्रूटिनाइज करना लोन एडवांसेस दैट अपीयर डाउटफुल, अगर कोई डाउटफुल है तो डिस्कस विद मैनेजमेंट अबाउट रीजंस, भाई क्या क्या रीज़न है, क्यों ये ऐसा डाउटफुल लग रहा है, और अगर प्रोविज़न नहीं बना है तो वो भी उससे पूछो। असेस अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, रिव्यू कंपनी प्रोसेस टू डिजायर अलाउंस, चेक कंसिस्टेंसी कंपैरिजन विथ प्रीवियस ईयर, चेक वेदर मेथड इज अप्रोप्रिएट और नॉट, और लास्ट पॉइंट असेस बैड लोन और एडवांसेस राइट ऑफ, प्रिपेयर करो स्केड्यूल। फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट आता है डिस्क्लोजर्स। इंश्योर whether disclosures were required under Schedule 3 Part 1 of Company Act 2013 have been made. Long term advances, loan and advances. पहला capital advance, loan advances to related parties, other loan and advances above shall also be separately subclassified as secured, considered good, unsecured, considered good या फिर doubtful. Third point, allowance for bad doubtful debt shall be disclosed. Fourth, loans and advances should be due by अगर डायरेक्टर या फिर अदर ऑफिसर आइदर सेवरली और जॉइंटली डिस्क्लोज करो। अमाउंट ड्यू है बाय फर्म या फिर प्राइवेट कंपनीज, उसको भी सेपरेटली स्टेट करना है। फिर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, उसका भी लगभग सेम ही है। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस शैल बी क्लासिफाइड एज लोन एडवांस टू रिलेटेड पार्टीज, अदर्स above shall be sub-classified as secured, considered good, unsecured, considered good, third doubtful। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल लोन्स एंड एडवांसेस शैल बी डिस्क्लोज अंडर रिलेवेंट हेड्स। लोन एंड एडवांसेस ड्यू बाय डायरेक्टर या फिर अदर ऑफिसर्स या फिर फर्म और प्राइवेट कंपनी शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली एंड अप्रोप्रिएटली। नेक्स्ट है अपना प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। इसके अंदर थोड़ी थियोरी है, फिर उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर है। तो पहले हम लोग थियोरी देख लेते हैं, हैंड रिटन नोट से ही देख लेता हूँ तो थोड़ा जल्दी जल्दी अपना हो जाएगा। पहला प्रोविजंस, उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। एंटिटी हैज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, फर्स्ट पॉइंट दैट द रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट। सेकेंड, इट इज प्रोबेबल दैट द आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेज इम्बॉडिंग economic benefit will be required to settle the obligation. Third, reliable estimate can be made of the amount of the obligations. If the above condition are not made, no provision shall be recognized. तीनों चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर उसकी कंडीशन मतलब जो भी प्रोविजन है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी में दो पॉइंट है। पहला, पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट और एग्जिस्टेंस right be confirmed only by occurrence or non-occurrence of future event. ये contingent liability. Second point, present obligation but not recognized due to amount of obligation cannot be measured reliably or not probable that the outflow of resources will be none. तो इसको बोलेंगे हम लोग contingent liability. फिर इसका ऑडिट प्रोसीजर देखते हैं। ऑडिट प्रोसीजर में पहले आएगा एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस, इसके लिए टू स्टैब्लिश एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोविजन एज एट द पीरियड एंड और provision that were supposed to be recorded have been recorded in the financial statement। मतलब ये दोनों का मीनिंग बार बार इसीलिए रिपीट करो क्योंकि मतलब याद हो जाए। तो एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस, ऑब्टेन लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोविजंस और कंपेयर करो उसको विद द लेजर बैलेंसेस। सेकेंड, इंस्पेक्ट अंडरलाइंग एग्रीमेंट्स, जो भी अंडरलाइंग एग्रीमेंट्स है उसको इंस्पेक्ट करो और वो कंप्लीट और एक्यूरेट होना चाहिए। फिर अपना नेक्स्ट पार्ट है वैल्यूएशन वाला। प्रोविजन बैलेंस हैव बीन वैल्यूड अप्रोप्रिएटली, ये वैल्यूएशन। फर्स्ट पॉइंट, ऑब्टेन अंडरलाइंग वर्किंग एंड बेसिस फॉर ऑल प्रोविजन फ्रॉम मैनेजमेंट और वेरीफाई करना है वेदर दे आर एक्यूरेट एंड कंप्लीट। सेकेंड पॉइंट, इफ रिक्वायर्ड ऑब्टेन एक्सपर्ट रिपोर्ट प्लस वर्किंग फॉर द प्रोविजन मेड। एग्जाम्पल के लिए वारंटी कैलकुलेशंस बाय एक्चुरियल एंड लिटिगेशन क्लेम्स के लिए हम लोग लीगल एक्सपर्ट को ले रहे, तो वो सबको हम लोग को चेक करना है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट एक्सपर्ट का कॉन्सेप्ट बताया, इवेल्युएट करने कंपिटेंस कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, इवेल्युएट कंपिटेंस कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, सॉरी वो बंद हो गया था। फर्स्ट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का कॉन्सेप्ट इवेल्युएट करना कंपिटेंस कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। उसमें आएगा फर्स्ट पॉइंट, क्या वो एक्सपर्ट जो भी वो एम्प्लॉयड है या फिर आउटसाइड पार्टी है, क्या वो इंडिपेंडेंट है, क्या वो उसका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है, क्या उसके पास नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन मेंबरशिप और प्रोफेशनल बॉडी मतलब डिग्री वगैरह है कि नहीं।
फिर नेक्स्ट ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, इवेल्युएट अजम्पशंस एंड मेथड जो भी वो यूज़ कर रहा है. सेकेंड, इवेल्युएट द नेचर ऑफ द डेटा वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज्ड बाय दैट एक्सपर्ट. फिर इवेल्युएट करना एक्सपर्टीज उसकी कैसी है. थर्ड, इवेल्युएट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क. फर्स्ट, रिलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ द एक्सपर्ट फाइंडिंग एंड कंक्लूजन्स. इवेल्युएट करना रिलेवेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डेटा यूज. तो यहाँ पे अपना वैल्यूएशन वाला पार्ट भी खत्म होता है. अभी हम लोग देखेंगे डिस्क्लोजर. रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर प्रोविजन हैव बीन अप्रोप्रिएटली मेड. इंश्योर करना है वेदर द फॉलोइंग डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड अंडर द Schedule 3 Part 1 of the Company Act 2013 have been made. Long-term provision amount shall be classified as provision for employee benefits. Others specifying the nature. Short-term के लिए amount shall be classified as provision for the employee benefits. फिर other specify nature. फिर उसके बाद contingent liability and commitment to the extent not provided for. Contingent liability shall be classified as पहला claims against the company is not acknowledged as debt. Second, guarantee. Third, other money for which the company is contingently liable. Second, commitment shall be classified as पहला estimated amount of contract remaining to be executed on capital account and not provided for. Second, uncalled liability on shares and other investment partly paid. Third, other commitment है तो specify करना है nature. फिर इसके अंदर आता है अदर इन्फॉर्मेशन जो भी पार्ट 1 Schedule 3 बोल रहा है डिस्क्लोज करने के लिए. Details of Benami property held, whether any proceeding have been initiated or pending, and company shall disclose the following. पहला, details of such property including year of acquisition क्या था, amount thereof, details of the beneficiaries. If property is in the books, then reference to the item in the balance sheet. If property is not in the books, then the fact shall be stated with reasons. Where there are proceeding against the company under this law, as an better of the transactions or transferor, then the details shall be provided. फिर next point, nature of the proceeding, status of the same and the company view on the same. ये सब डिटेल अपने को बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में बताना है. फिर रिलेशनशिप विथ स्टॉक ऑफ कंपनी, अगर स्टॉक ऑफ कंपनी है तो उसका क्या रिलेशन. whether the company has any transaction with stock of companies under section 248, कंपनी डिस्क्लोज करेगी फॉलोइंग डिटेल्स. पहला मतलब ऐसे वो बॉक्स बनाना है. नेम ऑफ द स्टॉक ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन विथ स्टॉक ऑफ कंपनी, बैलेंस आउटस्टैंडिंग, रिलेशनशिप स्टॉक ऑफ कंपनी इफ एनी टू बी डिस्क्लोज. और जो सेकेंड वाला बॉक्स है नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन विथ स्टॉक ऑफ कंपनी, उसमें इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, रिसीवेबल, पेबल, शेयर हेल्ड बाय स्टॉक ऑफ कंपनीज, अदर आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस टू बी स्पेसिफाइड. फिर उसके बाद नेक्स्ट फॉलोइंग रेशियोज टू बी डिस्क्लोज. ये रेशियो अपने को डिस्क्लोज करना है. करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब का रेशियो भी अपने को चाहिए. तो यहाँ पे अपना प्रोविजंस एंड कंटिजेंट लायबिलिटी वाला भी पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है. हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाला. तो उसके लिए असर्शंस आते हैं OCACC, अकरेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट, OCACC. अकरेंस मतलब कि वेदर सच ट्रांजेक्शन हैज एक्चुअली अकर्ड. C कंप्लीटनेस मतलब कि वेदर ऑल एक्सपेंसेस आर कवर्ड. A एक्यूरेसी मतलब कि जो है वो प्रॉपर ईयर एंड वगैरह सब बराबर होना चाहिए. क्लासिफिकेशन, वेदर ऑल ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड इन प्रॉपर अकाउंट्स. C cut off, whether transaction are dated properly. Example, transaction of 23-24 accounted for 1/4/2024 means it's beyond cut off. जो हम लोग OCACC करते हैं इसको बोलते हैं वाउचिंग, P&L ट्रांजेक्शन्स की. तो नेक्स्ट टॉपिक अपन कर रहे हैं सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ये अपन बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल के बात करते हैं ताकि थोड़ी अपने अंडरस्टैंडिंग बेटर रहे. तो पहला, ऑडिटर नीड टू ऑब्टेन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रेवेन्यू सेंटर. ये हम लोग टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं. फिर एन ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल मतलब इंटरनल कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल्स प्रोसेस.
एन ऑडिटर टेस्ट द कंट्रोल, वो टेस्ट करेगा कंट्रोल्स को दैट द एंटिटी हैज सेट अप फॉर द सेल साइकिल टू डिटरमाइन कि वो कितना स्ट्रांग या फिर रिलायबल है. इफ दे आर स्ट्रांग एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली तो ऑडिटर रिड्यूस कर सकता है एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंशियल टेस्टिंग और any deficiency in the internal control shall be communicated as per SA 265. फिर ऑडिटर सिलेक्ट करेगा रैंडम सैंपल ऑफ ट्रांजेक्शन एंड एग्जामाइन करेगा रिलेटेड कस्टमर परचेस ऑर्डर, इनवॉइस, कस्टमर स्टेटमेंट, ये सब. दिस विल इनेबल द ऑडिटर टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ द SP टू बी अप्लाइड. SP टू बी अप्लाइड मतलब कि वो रहता है ना, रैप करेंगे फिर फैप करेंगे, फैप के अंदर टॉक करेंगे फिर SP करेंगे. टॉक अलोन काफ़ी नहीं है, वो सिर्फ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस दिखता है, तो SP करना है कि नहीं, मतलब उसके रिलेटेड यही है. दिस विल इनेबल द ऑडिटर टू डिटरमाइन एंटी ऑफ हिज SP टू बी अप्लाइड. फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपना फोर्थ वाला, परफॉर्मिंग सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर इज अ मस्ट सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर विल कंसिस्ट ऑफ सेल्स ट्रेंड एनालिसिस कंपेयरिंग विद द प्रीवियस accounting period, category wise sale analysis, any analysis the auditor may find relevant, and the most important of all, building a sales expectation and comparing with the client's sale record. The auditor will need to know sales price of the product or services over the year, month, average sales price of the product or service and the discounting policy जो भी है वो. अभी अपन ऑडिट प्रोसीजर करेंगे. पहला ऑकरेंस का मतलब रिकॉर्डेड सेल्स, रिप्रेजेंट गुड्स शिप्ड, सर्विस परफॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड. इसका ऑडिट प्रोसीजर, इंश्योर रेवेन्यू इज नॉट ओवर स्टेटेड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर. रेवेन्यू को ओवर स्टेट तो नहीं कर दिया, वो चेक करेंगे. पहले चेक करेंगे वेदर अ सिंगल सेल इनवॉइस इज रिकॉर्डेड ट्वाइस या फिर कैंसल्ड इनवॉइस कुड ऑल्सो भी रिकॉर्डेड, मतलब ओवर स्टेट तो नहीं कर दिया. टेस्ट चेक फ्यू इनवॉइसेज विद देयर रिलेवेंट एंट्रीज इन द सेल्स जनरल, फिर ऑब्टेन कंफर्मेशन. नेक्स्ट वेदर एनी फिक्टिशियस कस्टमर एंड सेल्स हैव बीन रिकॉर्डेड. Next one, whether any shipment were done without the consent, whether unearned revenue are recorded as earned, whether any substantial uncertainty exists about the collectability, whether customer obligation are contingent, वो contingent तो नहीं है customer की obligation. फिर अपने को रिव्यू करना है sequence of sale invoices कैसे किया है उसको. रिव्यू जनरल एंट्रीज, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेल्स रिटर्न टू सेल्स, कितना सेल हो रहा है उसमें से रिटर्न कितना हो रहा है उसका रेशियो चेक करना है. चेक द सेल्स रिटर्न विद द सेल्स इनवॉइस, चालान. फिर इसके बाद कंप्लीटनेस का मतलब ऑल सेल्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड वर रिकॉर्डेड एंड देयर इज नो अंडरस्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट, मतलब कि कंप्लीटनेस. पहला, परफॉर्म कट ऑफ प्रोसीजर टू इंश्योर रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज्ड इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड और सेल्स वर नॉट, मतलब ऑन यानी कि एंड सेल्स वर नॉट टेम्पर्ड टुवर्ड्स द पीरियड एंड. इन ऑर्डर टू परफॉर्म रोबस्ट सेल कट ऑफ टेस्ट, ऑडिटर need to understand and consider specific cut-off error for each engagement. Auditor should also verify the credit note issued after the accounting period. क्या क्या है credit note दिया है. Trace the shipping document to the sales journal. फिर check whether the quantity is appearing in sales register or not and check reconciliation. फिर उसके बाद lastly review करना है GST tax and GST returns. इतना भी. उसके बाद एक्यूरेसी, OCA एक्यूरेसी मतलब कि मेजरमेंट, मतलब ऑल सेल्स आर एक्यूरेटली मेजर्ड एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड करेक्टली जर्नलाइज, समराइज एंड पोस्टेड. तो इसका ऑडिट प्रोसीजर है, अपने को ट्रेस करना है फ्यू ट्रांजेक्शन फ्रॉम द इंसेप्शन टू कंप्लीशन, मतलब एक्यूरेट अमाउंट है कि नहीं. इफ द क्लाइंट इंगेज इन द एक्सपोर्ट सेल्स देन कंप्लायंस देखना विद AS11. ऑडिटर मस्ट अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स ऑपरेशन एंड रिलेटेड GAAP इशूज, मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन चेक करना है. फिर उसके बाद कंपेयर करना है द रेट ऑफ सेल्स अफेक्टेड विद द रिलेटेड पार्टीज एंड रिव्यू देम फॉर कलेक्टेबिलिटी. लास्टली अपना डिस्क्लोजर वाला पार्ट, रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर फॉर सेल्स हैव बीन अप्रोप्रिएटली मेड. तो यहाँ का ऑडिट प्रोसीजर, इंश्योर वेदर द फॉलोइंग डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 हैव बीन मेड. In respect of the company other than a finance company, revenue from operations are disclosed separately in the notes. Revenue from पहला सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, सेल्स ऑफ सर्विस, ग्रांट्स, डोनेशन, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू. फिर ये सब में से लेस होगा एक्साइज ड्यूटी. फिर बी वाला पॉइंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंस कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन shall include revenue from interest and other financial services. Revenue under each of the above head shall be disclosed separately by way of notes to accounts to the extent applicable. फिर नेक्स्ट, वेदर ब्रोकरेज या फिर डिस्काउंट है ऑन द सेल एंड अदर देन यूजुअल ट्रेड डिस्काउंट हैज बीन डिस्क्लोज.
ये सब चेक करना है कि वो डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं। वेदर द ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी आर अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज इन नोट्स टू द अकाउंट। तो यहाँ पे अपना सेल्स वाला पार्ट खत्म होता है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है अदर इनकम। अदर इनकम कंप्राइजिंग इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, गेन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, ये सब है। तो यहाँ पे अपन को सबसे पहले कुछ जनरल पॉइंट्स दिया है कि इंटरेस्ट इनकम ऑन द एफडी रिकॉग्नाइज तब होती है, कैसे होती है, ऑन अ टाइम प्रपोर्शन बेसिस, taking into account the amount of outstanding and the applicable interest rate. Dividend are recognized in the statement of P&L only when dividend को कब recognize करते हैं, जब the entity's right to receive payment of dividend is established. It is probable that the economic benefit associated with the dividend will flow to the entity, and third, the amount of the dividend can be measured reliably. अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब भी डिविडेंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L. फिर उसके बाद गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स इज रिकॉर्डेड एज अदर इनकम ऑन द ट्रांसफर ऑफ टाइटल फ्रॉम द एंटिटी एंड इट इज डिटरमाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द रिडेम्पशन प्राइस एंड द कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट. फिर इसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किसका, अकरेंस कंप्लीटनेस मेजरमेंट, मतलब कि रिकॉर्डेड अदर इनकम वॉज अर्न ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि अकरेंस अदर इनकम अर्न ड्यूरिंग द पीरियड वॉज अप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड एंड देयर is no understatement or overstatement, यानी completeness and other income has been measured appropriately as per the applicable accounting standard, मतलब कि measurement. तो इसका ऑडिट प्रोसीजर है पहला, फॉर वेरीफाइंग द इंटरेस्ट इनकम ऑन एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट अपने को पहले ऑब्टेन करना है, लिस्ट ऑफ एफडी ओपन ड्यूरिंग द ईयर. फिर उसके बाद वेरीफाई करना है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेड बाय द एंटिटी बाय रिकम्प्यूटिंग. फिर उसके बाद अपने को डिपॉजिट्स जो भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है एज एट द पीरियड एंड ट्रेस करना है द सेम टू डायरेक्ट कन्फर्मेशन, मतलब डायरेक्ट कन्फर्मेशन लेना है डिपॉजिट के लिए. फिर उसके बाद ऑब्टेन करना है कन्फर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द बैंक से भी कन्फर्मेशन लेंगे हम लोग, क्योंकि एफडी है ना, एफडी तो बैंक से ही होती है, तो बैंक से भी कन्फर्मेशन लेंगे. फिर इसके बाद ऑल्सो ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ फॉर्म 26AS, मतलब कि TDS वगैरह चेक करने के लिए इनकम टैक्स का वो कंसेप्ट है. फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है अपना ऑडिट प्रोसीजर, उसके अंदर ही आई गेस कंप्लीटनेस का होगा. फॉर डिविडेंड वेरीफाई करना है अपने को डेट द सेम आर रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओनली व्हेन द एंटिटी हैज़ अ राइट टू रिसीव द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड इज एस्टेब्लिश्ड. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वेरीफाई करना है द गेन और लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज रिकॉर्डेड. फॉर द पर्पज ऑब्टेन करना है म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट and trace the gain or loss as recorded in the books of account to the gain or loss as reflected in the statement. फिर इसके बाद नेक्स्ट अपना डिस्क्रिप्शन है डिस्क्लोजर का, यानी कि रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर फॉर द अदर इनकम हैव बीन अप्रोप्रिएटली मेड. तो उसके लिए अपने को पहले इंश्योर करना है वेदर द फॉलोइंग डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 हैव बीन मेड. अदर इनकम शैल बी क्लासिफाइड एज पहला इंटरेस्ट इनकम इन केस ऑफ अ कंपनी अदर देन फाइनेंस इनकम, इंटरेस्ट इनकम. फिर उसके बाद डिविडेंड इनकम, नेट गेन और लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का लास्ट वाला है अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब नेट ऑफ एक्सपेंस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सच इनकम. बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो ये अपना खत्म होता है. अदर इनकम कंप्राइजिंग इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड, ये वाला पार्ट अपना खत्म होता है अच्छे से. तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आज परचेसेस यूजुअली हम लोग ट्रेड पेबल के साथ करते हैं ताकि प्रॉपर कनेक्टिविटी मिले. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऐसे ही जनरल पॉइंट्स है. ऑडिटर नीड टू आइडेंटिफाई द कंट्रोल पॉइंट्स ओवर परचेस. एग्जांपल के लिए वेदर परचेस कमेटी एग्जिस्ट हु ऑथराइजेस द परचेस प्राइस. फिर उसके अंदर सेकेंड एग्जांपल हु चेक द क्वालिटी क्वांटिटी एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द गुड्स रिसीव्ड एंड प्रिपेयर गुड्स रिसीव नोट GRN. फिर थर्ड पॉइंट उसके अंदर ही हाउ द परचेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द सिस्टम. ये सब कैसे हो रहा है वो ऑडिटर चेक करेगा. फिर सेकेंड पॉइंट, एन ऑडिटर टेस्ट द कंट्रोल द एंटिटी हैज सेट अप फॉर द परचेज साइकिल टू डिटरमाइन वेदर वो इफेक्टिव है या नहीं. इफ दे आर इफेक्टिव तो ऑडिटर कैन रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंशियल टेस्टिंग. और अगर कॉमन इंटरनल कंट्रोल ओवर द परचेज साइकिल इंक्लूड करता है एग्जाम्पल के लिए जनरेशन ऑफ GRN एंड रिसिप्ट ऑफ गुड्स, क्वालिटी इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स, ऑथराइजेशन ऑफ परचेज इनवॉइसेस, ये इसके एग्जांपल्स है.
फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट, ऑडिटर सिलेक्ट अ रैंडम सैम्पलिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड एग्जामाइन द रिलेटेड परचेस ऑर्डर GRN इनवॉइसेस. Fourth point, performing SAP substantive audit procedure is must. Substantive analytical procedure will consist of purchase trend analysis comparing with the previous accounting period, all setting a purchase expectation in relation to the sales made during the period under audit and compare that with the client purchase record. फिर auditor would need to know the purchase prices of the product or services over the year, मंथली एवरेज परचेस प्राइस पर प्रोडक्ट सर्विस एक्सेट्रा. मतलब जैसा सेल का था वैसा ही रिलेटेड पॉइंट्स ही है. मतलब ये डेटर, सेल, परचेस, ट्रेड पेबल, ये सब कनेक्टिविटी है पूरा. तो थोड़ा बहुत ऐसे लॉजिक लगाएंगे तो और अच्छे से आ जाएगा. फिर उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर देखेंगे परचेस का. तो सबसे पहला ऑकरेंस. तो ऑकरेंस का मतलब है कि रिकॉर्डेड परचेस रिप्रेजेंट गुड्स जो एक्चुअली रिसीव्ड, सर्विसेज अवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, इसको बोलते हैं ऑकरेंस. इसका ऑडिट प्रोसीजर इंश्योर करना है परचेस आर नॉट अंडरस्टेटेड ओवरस्टेटेड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर. वेदर एनी फिक्टिशियस वेंडर हैव बीन बुक्ड, वेदर गुड्स वर रिसीव्ड एट द फैक्ट्री गेट एंड वेदर दे एग्जिस्ट एंट्री इन द सिक्योरिटी गेट इनवर्ड रजिस्टर्ड. मतलब जो आया है उसका सिक्योरिटी गेट पे भी एंट्री है कि नहीं वो चेक करना है. यानी कि फैक्ट्री गेट और सिक्योरिटी गेट का इनवर्ड रजिस्टर दोनों चेक करके वेरीफाई करना है. फिर वेदर द क्वालिटी इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स वाज डन, वेदर गुड्स रिसिप्ट नोट वाज प्रिपेयर्ड मतलब GRN, वेदर परचेस इनवॉइस वाज अप्रूव्ड एज पर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, वेदर स्टॉक रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड बाय द स्टोर्स पर्सनल, वो चेक करेंगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपने को स्पेशल कंसिडरेशन क्या क्या ध्यान रखना है ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ परचेसेस. पहला, परचेस इनवॉइस रिसीव्ड शुड बी ओरिजिनल कॉपी. जो भी परचेस इनवॉइस है वो ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट वगैरह कुछ नहीं चलेगा, वरना तो वो लोग चेंजेस करके देंगे ना, ताकि उन लोग का बेस्ट रहे. फिर परचेस इनवॉइस शुड हैव बीन बुक्ड ओनली वंस, रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द एंटिटी. नेक्स्ट, परचेस इनवॉइस शुड बी इन द नेम ऑफ द एंटिटी के नाम पे होना चाहिए. इनपुट टैक्स कंपोनेंट शुड हैव बीन बुक्ड इन द इनपुट टैक्स लेजर. In case of purchase made from the related party or allied and associated concern, auditor need to verify if the requisite approval from the BOD has been obtained. Auditor review करेगा whether purchase should be capitalized or expensed off in the statement of profit and loss according to the professional judgment. फिर रिव्यू करना है जनरल एंट्रीज फॉर अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस. फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा कंप्लीटनेस और मेजरमेंट. तो कंप्लीटनेस का मतलब ऑल परचेस मेड ड्यूरिंग द पीरियड वर रिकॉर्डेड देयर इन नो अंडरस्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट, ये कंप्लीटनेस है. एंड दूसरा मेजरमेंट का मतलब ऑल परचेस हैव बीन मेजर्ड अप्रोप्रिएटली, इसका मतलब मेजरमेंट होता है. तो ये दोनों का ऑडिट प्रोसीजर एक साथ दिया है. इन एडिशन टू द प्रोसीजर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अकरेंस ऑफ परचेस एज डिस्कस अबव, ऑडिटर शुड क्या क्या करेगा, अपना फेवरेट वाला पहले परफॉर्म कट ऑफ टेस्ट. फॉर द पर्पस ऑडिटर एग्जामिन करेगा मटेरियल इनवर्ड रिकॉर्ड कितने, इंश्योर करेगा करंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एज पर द एग्रीड टर्म्स. फिर ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन, परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस एज टू ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ परचेज क्वांटिटी एंड प्राइस विच में इंक्लूड. पहला कंजम्पशन एनालिसिस यानी कि इनपुट आउटपुट का रेशियो को कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर से, स्टॉक कंजम्पशन एनालिसिस. और थर्ड वाला है रेशियो, वेरिएंस इज मोड देन कम्युनिकेट विथ मैनेजमेंट. ये एनालिटिकल प्रोसीजर वाला पार्ट जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंस एज टू ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ द परचेस क्वांटिटी एंड द प्राइस विच इंक्लूड 3 जो मैंने बताया वो. तो पहला कंजम्पशन एनालिसिस, ऑडिटर टू चेक रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एज पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड कंपेयर करना है उसको विथ प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक. इफ सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस मिल रहे हैं देन आस्क रीजन फ्रॉम मैनेजमेंट. सेकेंड, स्टॉक कंजम्पशन एनालिसिस, ऑडिटर टू कलेक्ट रिपोर्ट फॉर द कंपोजिशन ऑफ स्टॉक दैट इज रॉ मटेरियल एज परसेंटेज ऑफ टोटल स्टॉक कितना है एंड कंपेयर करो सेम विद द प्रीवियस ईयर और आस्क मैनेजमेंट इफ अगर उसमें सिग्निफिकेंट वेरिएशंस दिख रहे हैं तो. रेशियोज कंपेयर करना है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑफ करंट ईयर विद द प्रीवियस ईयर. फिर इसके बाद फोर्थ है क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन,
रिव्यू करना है क्वांटिटेटिव रिकन्सिलिएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक विद द ओपनिंग स्टॉक, परचेस एंड द कंजम्पशन। फिर इसके बाद अपना लास्ट पार्ट आता है परचेस का डिस्क्लोजर्स का मतलब होता है कि रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर फॉर द परचेस हैव बीन अप्रोप्रिएटली मेड। तो इंश्योर करना वेदर द फॉलोइंग डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 have been made, whether purchase of stock in trade have been specifically disclosed, purchase of अगर stock in trade किया है तो, and whether the changes in inventory of finished goods stock in trade WIP have been specifically disclosed, whether the transaction with related parties are appropriately disclosed in the notes to accounts। तो यहाँ पे अपना purchases वाला खत्म होता है। तो अपना नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो यहाँ पे कुछ जनरल पॉइंट्स देखते हैं पहले। ऑडिटर नीड टू ऑब्टेन क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हायरिंग, अप्रेजल एंड रिटायरमेंट प्रोसेस इन द फॉलोइंग मैनर। तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है कि ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेगा। ऑडिटर टेस्ट द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी हैज सेट अराउंड द एम्प्लॉय बेनिफिट पेमेंट प्रोसेस, ताकि वो डिटरमाइन कर सके how effective they are. If they are effective, the auditor can reduce the substantive testing. Common internal control over the employee benefit payment cycle include करता है maintaining of attendance records, employee muster, authorization and approval of monthly payroll processing and disbursement, computation of employee deduction like payroll taxes, accrual of another benefit like gratuity, leave encashment, bonus, etc. फिर सेकेंड पॉइंट, द ऑडिटर सिलेक्ट करेगा रैंडम बेसिस पे रैंडम सैंपल ऑफ ट्रांजेक्शन एंड एग्जामाइन करेगा रिलेटेड अपॉइंटमेंट लेटर, अप्रेजल लेटर एंड द अटेंडेंस रिकॉर्ड, HR पॉलिसी, एम्प्लॉय मास्टर एटसेट्रा, ये सबको चेक करेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट परफॉर्म करेगा सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर इज मस्ट। सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर विल कंसिस्ट ऑफ द मंथली एक्सपेंस, रीजनेबिलिटी, comparison with the previous accounting period, and any analysis of auditor may find relevant, and most important of all, setting an expectation in relation to the expense incurred during the period under the audit and compare that with the client business operation and overall trend in the industry. The below table summarizes the audit procedure generally required to be undertaken while auditing employee benefit expenses। पहले उसका brief description देखते हैं कि recorded employee expenses have been actually incurred during the period, मतलब occurrence, employee benefit expense pertaining to the period have been recorded appropriately, any completeness, employee benefit expenses have been measured appropriately, there is no under or overstatement, मतलब कि measurement। तो यहाँ पे अपना ऑडिट प्रोसीजर ऐसा रहेगा कि अपने को पहले ऑब्टेन करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एम्प्लॉय अटेंडेंस, की कैसे अटेंडेंस ले रहा है। फिर ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख सकते हैं कि अटेंडेंस के बेसिस पर सैलरी दे रहा है क्या, कि कितनी अटेंडेंस है उस हिसाब से पैसा वगैरह, मंथली सैलरी, पेरोल। फिर इसके बाद देयर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट एंटिटी कुड रिकॉर्ड एन एक्सपेंस फॉर फिक्टिशियस एम्प्लॉय, मतलब जो जा चुका है उसका भी रिकॉर्ड करके लोग सैलरी ले रहे हैं और खुद ही लेके जा रहा है, अगर पैसा तो नहीं है। ऑब्टेन करना लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय एज एट द पीरियड एंड अलॉन्ग विद द मंथली मूवमेंट ऑफ स्प्लिट बिटवीन द न्यू हायर्स, किसको हायर किया है, कोई लीव हुए छोड़ दिया या फिर कंटिन्यूइंग एम्प्लॉय, इन सब की लिस्ट चेक करेगा ऑडिटर। फिर ऑब्टेन करेगा मतलब फॉर अ सैम्पल रैंडमली ऑफ न्यू हायर्स, ऑब्टेन करेगा अपॉइंटमेंट लेटर एंड वेरीफाई करेगा वेदर द सैलरी फॉर फर्स्ट मंथ एंड द सब्सिक्वेंट मंथ वॉज प्रोसेस्ड एज पर द एग्रीड टर्म्स फॉर अ सैम्पल सिलेक्टेड रैंडमली ऑफ रिजाइंड एम्प्लॉय। ऑब्टेन करेगा देयर फुल एंड फाइनल कंप्यूटेशन, मतलब कोई छोड़ के जाता है तो उसका फाइनल कंप्यूटेशन वगैरह करते हैं कंपनी में। ऑब्टेन करेगा मंथली सैलरी ऑफ रजिस्टर फॉर ऑल 12 मंथ्स, वेरीफाई इफ अक्रूवल प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड ऑब्लिगेशन लाइक बोनस, ग्रेजुइटी, लीव एनगेजमेंट एटसेट्रा। इन केस ऑफ PF, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, CSI आर एप्लीकेबल टू द एंटिटी। कंपाइल करेगा reasonability by applying the rate of basic wages and comparing to the amount recorded in the books and analyze reason for variance, मतलब ये सब चेक करेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर करेगा और उसके बाद अगर उसको कुछ वेरिएंस दिख रहा है उसके अंदर तो वो उसको सही करेगा, उसके रीज़न जानेगा। नेक्स्ट वही पॉइंट है परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर। उसके बाद अपना डिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्लोजर वाला है, मतलब रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर फॉर द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हैव बीन अप्रोप्रिएटली मेड,
तो इसका ऑडिट प्रोसीजर देखते हैं. इंश्योर वेदर द फॉलोइंग डिस्क्लोजर आर रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 हैव बीन मेड. पहला, एम्प्लॉय बेनिफिट शोइंग सेपरेटली salaries and wages, showing separately salaries and wages. First वाला. Second, contribution to provident and other funds. Third, expenses on employee stock option scheme, ESOP and employee stock purchase plan, ESPP. और फोर्थ, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस. तो यहाँ पे अपना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वाला पोर्शन खत्म होता है. तो फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले जनरल पॉइंट्स वगैरह दिए कुछ. ऑडिटर नीड टू कंसिडर वेदर द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स वाइल जब वो वेरीफाई करेगा डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस. पहला, ऑब्टेन करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग पॉलिसी इज रिलेटेड टू डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. इंश्योर द कंपनीज पॉलिसी फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन. कंपनी की पॉलिसी क्या है चार्जिंग डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन इज एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट या फिर अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. फिर उसके बाद द अकाउंटिंग पॉलिसी हैज बीन अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर. एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी हैज बीन एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड. फिर उसके बाद वेदर द डेप्रीसिएशन हैज बीन कैलकुलेटेड आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द असेट. whether depreciation and amortization charges valid है, whether depreciation amortization charges are accurately calculated and recorded, whether all such depreciation and amortization charges are recorded in the appropriate period, whether each part of the item of the PP with a cost that is significant in relation to the total cost of the item have been depreciated separately. कुछ को डेप्रिशिएट किया है सेपरेटली, अलग अलग जो भी है. फिर उसके बाद वेदर द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन मेथड फॉर ईच सेपरेटली डेप्रिशिएबल कंपोनेंट हैज़ बीन यूज्ड. मतलब इनका ऐसे ओवरऑल देखे तो ऐसे देखने का कि अंडरस्टैंडिंग लेना है अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी है, फिर कंपनी का पॉलिसी क्या है, ये सब चार्ज करने के लिए वो अप्लाइड हो रहे कि नहीं कंसिस्टेंटली ईयर बाय ईयर. फिर उसके बाद रेसिडुअल वैल्यू माइनस हो रही है कि नहीं, कॉस्ट में से चार्ज वैलिड है कि नहीं, एक्यूरेटली कैलकुलेट रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, अप्रोप्रिएट पीरियड में हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है. फिर उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर वाला पार्ट देखेंगे. पहले उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं. मतलब डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस पर्टेनिंग टू द पीरियड हैव बीन रिकॉर्डेड अप्रोप्रिएटली एंड देयर इज नो अंडरस्टेटमेंट और ओवरस्टेटमेंट. फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस हैव बीन मेजर्ड अप्रोप्रिएटली, वैल्यूएशन वगैरह बराबर हुई है कि नहीं. फिर इसके बाद रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस वर एक्चुअली इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड. तो यहाँ पे अपना ऑडिट प्रोसीजर आ जाता है. पहले ऑब्टेन करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी प्रोसेस फॉर द चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. फिर ऑब्टेन करना फिक्स्ड असेट रजिस्टर जो मेंटेन है बाय द एंटिटी. फिर देयर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट द एंटिटी could capitalize expense of revenue nature to increase its profit or charge capital expenditure directly in income and expense statement ताकि वो रिड्यूस कर सके अपने प्रॉफिट को. फिर सिलेक्ट करना है सैम्पल ऑफ असेट फ्रॉम द फिक्स्ड असेट रजिस्टर्ड ऑन मटेरियलिटी कंसिडरेशन एंड वेरीफाई द रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन. नेक्स्ट, ऑब्टेन करना है लिस्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट जो भी आइडेंटिफाई बाय द मैनेजमेंट. इंश्योर करना है कि इंटेंजिबल एसेट यानी कि पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट हैव बीन प्रॉपर्ली अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड. इंश्योर करना है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द एसेट फ्रॉम द डेट व्हेन इट इज रेडी टू यूज. ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है. इंश्योर करना है डेप्रिसिएशन तो ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है. इंश्योर करना है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द एसेट फ्रॉम द डेट व्हेन इट इज रेडी टू यूज. वो तो बोल रहा है मुझे यूज कर, लेकिन हम नहीं कर रहे तो उसकी क्या गलती. when it is ready to use and not from the date of actual use. फिर उसके बाद इंश्योर करना है depreciation on revalued amount has been properly accounted from the revaluation reserve. फिर उसके बाद depreciation computation as per the Income Tax Act 1961. फिर उसके बाद परफॉर्म करना है एनालिटिकल प्रोसीजर जो पिछले साल के फिक्स्ड असेट थे और अभी के कितने हैं, बढ़ गए तो उसमें कितना परचेस हुआ है वो सब चेक करना है. फिर उसके बाद इंश्योर करना है दैट द डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हैज़ बीन चार्ज एज पर द यूजफुल लाइफ ऑफ PPE एंड इंटेंजिबल एसेट्स. फिर इंश्योर करना है दैट द रियलाइज्ड वैल्यू हैव बीन प्रॉपरली वेरीफाइड.
फिर इंश्योर करना है दैट द डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हैव बीन कंप्यूटेड प्रोस्पेक्टिवली। ये भी एमसीक्यू पॉइंट है कि डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो भी कंप्यूट किया उसको प्रोस्पेक्टिवली वेरीफाई करना है, इंश्योर करना है। फिर उसके बाद डिस्क्लोजर वाला पार्ट, रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर फॉर द अमाउंट फॉर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हैव बीन प्रॉपर्ली मेड। तो इसका ऑडिट प्रोसीजर इंश्योर करना है वेदर द फॉलोइंग डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड हैव बीन मेड। पहला अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर डेप्रिसिएशन, सेकंड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट एज पर शेड्यूल 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, थर्ड रेजिडुअल वैल्यू, फोर्थ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे अपना डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वाला पार्ट भी खत्म होता है। यहाँ पे अपन आ चुके हैं फाइनली अपने लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर की तरफ, जो कि अदर एक्सपेंस लाइक पावर, फ्यूल, रेंट, रिपेयर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग, लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। आई डोंट नो, आई थिंक आवाज़ बराबर आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कम ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे कुछ जनरल पॉइंट्स है, पहले वो देखने और ये इम्पोर्टेंट है, तो कोशिश करना है कि हम लोग इसको समराइज़ करें, मतलब मेमोराइज करें। तो while the auditor may choose to analyze the monthly trend for the expenses like rent, power, fuel, an auditor generally prefer करता है to vouch for other expenses to verify attributes। पहला verify करेगा whether the expenditure pertain to current period under audit, whether the expenditure qualified as revenue and not capital expenditure, whether the expenditure had a valid supporting document like travel ticket, insurance policy, third party invoice, etc., whether the expenditure has been classified under the correct expense head, whether the expenditure was authorized as per the delegation of the authority matrix, whether the expenditure was in relation to the entity's business and not a personal expenditure। मतलब टोटल कितने 6 पॉइंट्स है। तो ऐसे देखना है कि ये करंट पीरियड का तो है, उसको रेवेन्यू बोला ना, कैपिटल तो नहीं बोल दिया, वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि नहीं, हर खर्चे का करेक्ट एक्सपेंस हेड में डाला है कि नहीं, कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर तो नहीं रिकॉर्ड कर दिया है। और एक जो पॉइंट था ना, एक्सपेंडिचर वाज ऑथराइज एज पर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स, मतलब कि ऐसा कोई बड़ा खर्चा वगैरह रहता है जो CFO वगैरह ही चेक करेंगे, पर वो सब है तो उसके हिसाब से ही चेक हुआ है कि नहीं, वो सब चेक करना है। तो अभी अपन इसके ऑडिट प्रोसीजर वगैरह वो सब देखते हैं। तो पहले इसका डिस्क्रिप्शन है कि रिकॉर्डेड अदर एक्सपेंस वर एक्चुअली इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, other expenses pertaining to the period have been recorded appropriately and there is no understatement, overstatement, other expenses have been measured appropriately। मतलब ये बेसिकली बात कर रहा है occurrence, completeness, measurement, ये सब के बारे में। तो इसका ऑडिट प्रोसीजर देखते हैं। पहला रेंट एक्सपेंस ऑब्टेन करना है मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल अलॉन्ग विद द रेंट एग्रीमेंट। फिर वेरीफाई करेंगे इफ एक्सपेंसेस हैव बीन रिकॉर्डेड फॉर ऑल 12 मंथ्स एंड वेदर द रेंट अमाउंट इज एज पर द अंडरलाइंग एग्रीमेंट। मतलब रेंट हर महीने का, हर महीने के बाद कुछ परसेंटेज बढ़ेगा हर ईयर, उसको बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज, यानी कि स्पेसिफिक कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू एस्केलेशन क्लॉज इन द एग्रीमेंट टू वेरीफाई रेंट वाज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड इन अ स्टेट लाइन बेसिस ड्यूरिंग द पीरियड अंडर द ऑडिट। ये कंप्लीटनेस। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो वेरीफाई इफ द अग्रीमेंट इन द नेम ऑफ द एंटिटी and whether the expense pertain to the premises used for running the business operation of the entity, यानी कि occurrence। इसमें सेकंड पॉइंट मैंने बोला था, शायद कंफ्यूजन हुआ रहेगा, तो पता नहीं कि अपने को एक्सपेंस को वेरीफाई करना है कि वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं 12 महीने के हिसाब से, और जो भी एग्रीमेंट है वो हिसाब से। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल के लिए पहले अपने को मंथ वाइज एक्सपेंस का शेड्यूल मंगवाना है अलॉन्ग विद द पावर बिल्स। फिर उसके बाद वेरीफाई करना है if expense has been recorded for all 12 months, फिर also compile month-wise summary of power units consumed and the applicable rate and check the arithmetical accuracy। उसकी arithmetical accuracy check करनी है, वो bill based on monthly basis in relation to the unit consumed। analyze करना है monthly power unit consumed by linking it to the unit of finished good produce and investigate reason for variance of monthly trend। मतलब कि पावर है तो पावर को यूनिट्स वगैरह के बेसिस पे भी अपने को चेक करना पड़ेगा कि वो कितना यूनिट कंज्यूम हुआ है, कितना मंथली पावर यूनिट्स है, और उस हिसाब से कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है। अगर वो सबके बीच में वेरिएंस है मंथली ट्रेंड के इसमें, तो फिर इन्वेस्टिगेट करने का। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंश्योरेंस एक्सपेंस। मतलब कि पहला ऑब्टेन करना है समरी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो टेकन अलॉन्ग विद देयर वैलिडिटी पीरियड। वेरीफाई करना है वेदर एक्सपेंस हैव बीन करेक्टली क्लासिफाइड बिटवीन द
prepaid and prepaid expense for the period based on the number of days. तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस ऑब्टेन करना मंथ वाइज एंड कंसल्टेंट वाइज समरी. सेकेंड, इन केस ऑफ मंथली रिटेनरशिप एग्रीमेंट वेरीफाई करना है वेदर द एक्सपेंडिचर फॉर ऑल 12 मंथ हैज बीन रिकॉर्डेड करेक्टली. फिर फॉर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस सिलेक्ट अ सैम्पल एंड वाउच फॉर द एट्रीब्यूट डिस्कस्ड अबव. फिर ट्रैवल, रिपेयर, मेंटेनेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंस. ये एक टॉपिक है. इसका ऑडिट प्रोसीजर ऐसे करेंगे कि पहले ऑडिटर सिलेक्ट करेगा सैंपल और वाउच करेगा फॉर द एट्रीब्यूट जो भी डिस्कस किया अबव, मतलब ट्रैवल, रिपेयर, मेंटेनेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंस. फिर इसके बाद वेर एवर पॉसिबल ऑडिटर शुड ट्राई टू प्रिपेयर अ समरी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अ मंथली बेसिस एंड देन एनालिटिकली कंपेयर करेगा ट्रेंड्स को. फिर परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंस एज टू ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ द अदर एक्सपेंस जो इंक्लूड करेंगे एक्सपेंडिचर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस. ऑडिटर शुड एनालाइज द एक्सपेंस पर यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड कंपेयर करेगा द सेम विद द प्रीवियस ईयर्स एंड प्रेजेंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड आस्क फॉर द रीजन फ्रॉम द मैनेजमेंट अगर कोई सिग्निफिकेंट वेरिएशन फाउंड मिला तो. तो अपना नेक्स्ट पार्ट है डिस्क्रिप्शन. पहले देखेंगे डिस्क्लोजर का, यानी कि रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर फॉर द अदर एक्सपेंस हैव बीन अप्रोप्रिएटली मेड. फिर उसका ऑडिट प्रोसीजर इंश्योर करेंगे अदर एक्सपेंस हैव बीन क्लासिफाइड अंडर रेंट, इंश्योरेंस, पावर एंड फ्यूल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अदर्स. फिर इसके बाद लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस. फिर इसके बाद नीचे नोट्स दिया है. नोट्स के अंदर तो भी डिस्क्लोजर्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन CSR जहाँ पे कंपनी कवर है अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013. द फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज रिगार्ड टू CSR एक्टिविटी. पहला, अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो उसने खर्चा किया है वो, और शॉर्टफॉल अगर ऐसा कुछ है तो एट द एंड ऑफ द ईयर. फिर टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर शॉर्टफॉल. फिर रीजन्स फॉर शॉर्टफॉल क्या था, नेचर ऑफ CSR एक्टिविटी, क्या खर्चा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. फिर डिटेल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, एग्जाम्पल कॉन्ट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट कंट्रोल बाय द कंपनी इन रिलेशन टू द CSR एक्सपेंडिचर एज पर रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. फिर उसके बाद वेयर अ प्रोविजन इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइबिलिटी इनकर्ड बाय एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, द मूवमेंट इन द प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर शुड बी शोन सेपरेटली. फिर इसके बाद डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, जहाँ पे कंपनी वेयर द कंपनी हैज ट्रेडेड और इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज. पहला, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ क्रिप्टो इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी. सेकेंड, अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड एज एट द रिपोर्टिंग डेट. थर्ड, डिपॉजिट और एडवांसेस फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी. तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया था, शॉर्ट कोड पैड. पहला, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांजेक्शन जो क्रिप्टो करेंसी का है. ए से अमाउंट ऑफ करेंसी, डी से डिपॉजिट या फिर एडवांस फ्रॉम एनी पर्सन जो भी पर्पस के लिए लिया था. तो यहाँ पे अपना फाइनली इतने दिन की मेहनत के बाद, क्या पता मैंने शायद 10-15 दिन तो दे ही दिया भाई, मतलब रोज थोड़ा थोड़ा. इतनी मेहनत के बाद फाइनली अपना ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है.